ओके, am I audible to all? ये था ना मैम आवाज? ओके, नाउ फर्स्ट कौन सा टॉपिक है? व्हाट इज द टॉपिक? देखा है किसी ने टॉपिक? चैप्टर ओपन करके देखो, सेकेंड चैप्टर क्या है? सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Okay, now everyone's attention here. Topic is systematic classification of living organism. तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, ध्यान सबका यहाँ पे, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में इसका नाम है सिस्टमैटिक्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है वो लोग क्या करेंगे, एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे एनसीईआरटी नाम का, ग्रीन कलर का एक आइकॉन है, वो डाउनलोड करना है। उसमें 11th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है। एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड ऑलमोस्ट सेम है, बहुत डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, चैप्टर्स भी सेम है। क्या डिफरेंट है, कई कई टॉपिक्स एनसीईआरटी ने प्रॉपर्ली अरेंज करके दिया है, स्टेट बोर्ड ने कोई कोई टॉपिक को उड़ा दिया है या फिर एक्स्ट्रा डाला है। समझ में आ रहा है? तो हमको जब स्टेट बोर्ड प्रिपरेशन करना है, जब आप थ्योरी लिखोगे आप स्टेट बोर्ड टॉपिक से देखोगे। एनसीईआरटी इज ओनली फॉर एमसीक्यूज। दिमाग में गया? क्लियर हुआ? मैं जो आपको नोट्स दे रही हूँ दैट विल बी नॉर्मली रनिंग नोट्स और शॉर्ट नोट्स। आपको थ्योरी नोट्स के लिए ऑलरेडी बुक दिया गया है, आपको यहाँ से नोट्स मिलता है, वहां पे भर भर के उन्होंने आंसर लिखा है। यू हैव टू परफॉर्म और स्टडी ऑन दैट बेसिस। समझ में आया? एमसीक्यू में मेरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या होगा, आपका कंसेप्ट बनाना। एमसीक्यू सॉल्व किया है सबने? ओके, व्हेनेवर यू सॉल्व एमसीक्यू, एमसीक्यू क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन देते हैं, पता है? उसमें से इफ यू नोटिस 2 ऑप्शन जल्दी आप निकाल देते हो कि मैम ये ऑप्शन नहीं रहेगा, बाकी के 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है कि मैम आई एम कंफ्यूज बिटवीन ए एंड बी। अभी ये ए एंड बी इज द मेन पर्पस और द मेन रीजन जहां पे आपका कंसेप्ट आता है। आपका कंसेप्ट 100% स्ट्रांग रहेगा, आप बोलोगे मैम द आंसर इज ए 100%। आपका कंसेप्ट थोड़ा कच्चा पक्का रहेगा तो आप बोलोगे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो दैट इज माई जॉब टू गेट योर कंसेप्ट डन। समझ में आया? कैसे आंसर लिखना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो जैसे लेक्चर आगे आगे जाएगा मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहूंगी। नाउ स्टार्टिंग विद माय टॉपिक। ओके, स्टार्टिंग विद अ स्मॉल एग्जांपल। सब लोग स्कूल गए हो, स्कूल में हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड्स होता था, याद है? राइट, फ्रॉम 1st स्टैंडर्ड टू योर 10th स्टैंडर्ड। ऐसे क्यों करते हैं हम लोग? क्यों हम लोग स्कूल में अलग अलग बच्चों को अलग अलग डिवाइड करते हैं? स्कूल में हम लोग कौन से बेसिस पे उसको डिवाइड करते हैं? एज के बेसिस पे, कि अगर तुम लोग ये एज के हो तो तुम लोग 1st स्टैंडर्ड में रहोगे, अगर इससे थोड़े बड़े हो तो 2nd स्टैंडर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्यों हम लोग क्लासिफाई करते हैं बच्चे लोगों को ऐसे अलग अलग? सो दैट मुझे उनको पढ़ाने का ढंग ईजी हो जाए। अभी मैं अगर एक 1st स्टैंडर्ड के बैच को यहाँ पे बुलाऊं तो क्या उनको समझेगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? क्या उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है पता है? क्या उनको पता है कि आगे हर्बेरियम क्या है? दे हैव नो आइडिया। दैट मीन्स जब मैं क्लासिफाई करती हूँ that time it becomes easy for me to teach y'all, it becomes easy for y'all to understand. समझ में आया? अभी हमारा बैच है 11th साइंस का बैच है। मैं आपको जब भी साइंस के टॉपिक्स बोलूंगी आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। अगर मैं कॉमर्स में जाके हमारा टॉपिक पढ़ाओ तो they will not be able to understand anything. Why? Because उनका कंसेप्ट में साइंस के टर्म्स ही नहीं है। अगर मैं तुमको कॉमर्स वाला पढ़ाओ तो आप बोलोगे नो मैम आई डोंट वांट टू लर्न दैट। क्लियर? That means classification helps us to understand कि कौन से बेसिस पे कौन से मेथड से अपने को पढ़ना है या समझाना है। वही क्लासिफिकेशन हमने किया लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आप बोलोगे मैम क्यों करना था क्लासिफिकेशन? मैम इफ यू सी, बैक्टीरिया देखा है छोटा सा एक सेल वाला, एंड एक बड़ा सा एनिमल देखा है लायन टाइगर, दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। एक बैक्टीरिया मतलब कि एक छोटा सा कीड़ा पकड़ो, एक छोटा सा इंसेक्ट या फिर एक छोटा सा कीड़ा, और एक बड़े से एनिमल में बहुत डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? उनका अपीयरेंस अलग है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग होता है, उनका वे ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। तो अगर मुझे दोनों को पढ़ना है और मैं जंबल अप करके पढ़ूं तो क्या इजी होगा? क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं समझेगा। क्या मैं बोल सकती हूँ कि लायन रोज एक ही कीड़ा खा के जिंदा रहता है? नो, आई विल नॉट बी एबल टू टेल दैट। व्हाई? बिकॉज लायन की बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वही उतना
जितना लायन को रिक्वायरमेंट है, इमेजिन करो क्या उतना एनर्जी एक छोटा सा बैक्टीरिया को चाहिए क्या? नहीं, वो बोलेगा मुझे थोड़ा सा खाना मिला फिर भी मैं मस्त हूँ। समझ में आ रहा है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हमने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया। दिमाग में गया टर्म क्या है, इसी टर्म को क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं, इसी टर्म को सिस्टमैटिक्स भी बोलते हैं। सिस्टमैटिक्स मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना ये बहुत सिस्टमैटिक है, मतलब क्या बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है, इसको पता है कब क्या करना है, इसके काम के बीच में कोई भी नहीं आ सकता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग। यही टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक। दिमाग में गया टर्म क्या है, टर्म समझना है। जब भी मैं आपको कोई फॉरेन टर्म बोलती हूँ, कोई ऐसा वर्ड बोलती हूँ विच यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको क्या करना है, आपके भाषा में वो लिखना है जो भी आपको समझे। से आपको बोल रही हूँ सिस्टमैटिक मतलब क्या, एकदम प्रॉपर अरेंजमेंट, तो अब आपके भाषा में लिखोगे मैम सिस्टमैटिक मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट। समझ में आया? मैं आपका लैंग्वेज भी स्ट्रॉन्ग करूंगी यहाँ पे, ठीक है? तो यू डोंट हैव टू बी शाय एट एनी पॉइंट, जो लैंग्वेज में आपको आता है एक्सप्रेस करो, ठीक है? ओके, नाउ क्या देखा गया था, नाउ इफ व्हेन आई एंटर्ड योर क्लास, आई वाज न्यू टू योर। क्या किसी को मैं पता थी पहले? नहीं, आई वॉज न्यू टू ऑल ऑफ यू, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, अभी आपको पता चला। अभी नॉर्मली जब हम लोग एंटर करते हैं, क्या आपको मेरा हैबिट्स पता है क्या, कि मैं कैसे हूँ, क्या मैं बहुत जल्दी भड़कती हूँ, क्या मैं बहुत ज्यादा चिल्लाती हूँ? आई आर एबल टू अंडरस्टैंड? नो, जज करने नहीं होगा, आप थोड़ा सा एक इमेज बना लोगे कि मैम कैसी है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, फॉर अभी ऑलमोस्ट हम लोग 2 years साथ में रहेंगे, तो व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग फॉर 2 years, तभी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैम एक्चुअली कैसे है। अभी अगर मैं आते ही मैंने सबको चिल्लाना स्टार्ट किया कि वाई आर यू डूइंग दिस, वाई यू डूइंग दैट, आप क्या बोलोगे, अरे ये मैम बहुत भड़कती है, बहुत स्ट्रिक्ट है। क्लियर? आपने क्या एक्चुअली मुझे देखा कि मैं स्ट्रिक्ट हूं कि नहीं, आपने मुझे खाली जज किया वो कैरेक्टर्स पे, ठीक है? तो जजिंग समथिंग बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। अ न्यू स्टूडेंट कम्स इन, ओके, यहाँ पे अब एक न्यू स्टूडेंट आया आपके बैच में, जैसे आपके सामने आके बैठा, आपने उसको अच्छा खासा एक स्माइल दिया, उसने स्माइल बैक नहीं किया, तो आप क्या बोलोगे, वो बहुत आखड़ू है, वो बात नहीं करती है। क्या आपने एक्चुअली उससे बात किया? नहीं, और आपने बोला अरे वो बहुत आखड़ू है, बट लेटर सम टाइम आप देखोगे कि थोड़े दिन बाद वो आपसे जेल अप हो गई, आपकी बेस्ट फ्रेंड बनी, आप बोलोगे उसको देखो पता है जब तू आई थी ना तब मेरे को लगा था तू तो बहुत अखड़ू रहेगी, बट नाउ यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। समझ में आया? तो आर एक्सटर्नल कैरेक्टर्स 100% राइट? क्या 100% बोल सकते राइट है? नहीं, वो चेंजेस हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे ध्यान सबका, यहाँ पे साइंटिस्ट ने, अभी फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल। क्या इसका नाम है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल करके एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या बोला, उसने बोला हम लोग एक काम करते हैं, एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। अभी एनिमल्स को उसने क्या किया, उसने 2 टाइप में क्लासिफाई किया। ऐसा एनिमल्स जिसको मारने के बाद उसका ब्लड रेड कलर का आता है, उसको एक ग्रुप में डाला, मतलब जिसका खून का कलर रेड है, ही क्लासिफाइड दैट इन 1 ग्रुप, एंड जिसका खून का कलर व्हाइट है उसने उसको अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया। ठीक है, आप बोलोगे मैम अच्छा कंसेप्ट था, ब्लड वाला अच्छा था, ओके, समथिंग डिफरेंट, पर अभी उसने वहां पे और एक गड़बड़ क्या किया, क्या मेरे पास ऐसे भी एनिमल्स हैं जो ये ग्रुप में क्लासिफाई नहीं होते? आई हैव एनिमल जो फॉलो ही नहीं करते, उनका ब्लड का कलर ये दोनों में भी नहीं रहेगा। या फिर उसने आगे क्या किया, हार्ड बॉडी पता है, हार्ड शेल, शेल पता है, शेल इज नथिंग बट अ हार्ड कवरिंग। उसने गलती क्या किया, उसने ऑर्गेनिजम्स को हार्ड शेल, सॉफ्ट शेल में डिवाइड किया। पर क्या सब ऑर्गेनिजम्स हार्ड शेल और सॉफ्ट शेल का रहेगा क्या? ऐसे बहुत ऑर्गेनिज्म है जिनके पास शेल ही नहीं है, तो उनको क्या करेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। आपको नहीं लग रहा है थोड़ा गड़बड़ वाला क्लासिफिकेशन है? मतलब उसने ट्राई तो किया पर क्या वो मैच हो रहा है क्या? नहीं, थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि बहुत ऑर्गेनिज्म मैच नहीं करे जो ये बोल रहा है। तो इसके लिए इसके क्लासिफिकेशन को हमने फ्लॉप बोला है कि तुम्हारा क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं है, तुम निकल जाओ। समझ में आया? साइंटिस्ट का नाम क्या था? एरिस्टोटल। उसने क्लासिफाई किसको किया? एनिमल्स को, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड। ठीक है, एक रेड ब्लड वाले रहेंगे, एक जिसका ब्लड व्हाइट ब्लड या फिर कोई अलग कलर का ब्लड है। समझ में आया? उसके बाद कार्लस लिनियस साइंटिस्ट का नाम सुना है? आज ही के लेक्चर में थोड़ा इंट्रोड्यूस होगा। एक साइंटिस्ट था, मैं आपको ये चैप्टर के लिए पीपीटी है मेरे पास, बट पीपीटी का टॉपिक, ये टॉपिक खत्म होने के बाद है।
सो देन वी विल फर्स्ट कंप्लीट दिस टॉपिक. कैरोलस लीनियस करके एक साइंटिस्ट है, इन डेप्थ हम लोग थोड़े बाद में पढ़ेंगे. इसने क्या किया, सब ऑर्गेनिज्म का नामकरण किया. नामकरण मतलब क्या, जैसे आप बॉर्न होते हो, आपका एक बारसा जैसे हम लोग बोलते होता है, जहाँ पे हम लोग सबको बुला के क्या करते हैं, आपका नाम डिक्लेयर कर दे कि हमारा बच्चा अभी से ये नाम से बुलाया जाएगा. अभी अगर वैसे बारसा होने के बाद बहुत कम टाइम है कि आपको एक कॉमन नेम होता है, घर का, घर वाला नेम बोलते हैं ना, पेट नेम जैसे होता है, एंड एक आपका ऑफिशियल नेम होता है. तो ऐसा बारसा इसने क्या किया, सब प्लांट्स और सब एनिमल्स का किया. समझ में आया? बोलोगे क्या है ये? नॉर्मली नाउ इफ आई से मैंगो, मैंगो इज इन इंग्लिश. अभी अगर मैं आपको मराठी में पूछूंगी तो क्या होता है, वो अम्बा बोलते हैं अपन. हिंदी में पूछेंगे तो क्या होता है, आम होता है. अगर मैं यही अम्बा बोल के नॉर्थ इंडिया में जाऊं और बोलूंगी मुझे अम्बा खाना, उनको समझेगा क्या? अगर मैं तुम्हारा मालवन साइड में जाऊं, उनको बोलूंगी मुझे आम खाना है, गैस कर पाएंगे थोड़ा सा, पर मोस्टली नहीं समझेगा. बोलने का मतलब क्या, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन उसने क्या बोला कि हर एक चीज का प्रॉपर नाम देंगे, जिससे क्या होगा, दुनिया भर में सब लोग को समझेगा कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं. दिमाग में गया? अभी ये नामकरण दो टाइप का होता है. एक होता है तुम्हारा साइंटिफिक नेम, एक होता है तुम्हारा कॉमन नेम. साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, एनीवन नोज? किया है? यू विल हैव डन दैट. मैंजीफेरा इंडिका, समथिंग लाइक दैट हम लोग लिखते हैं. मैंजीफेरा इंडिका. डरना नहीं है, जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा ये टर्म्स भी आपके दिमाग में जाएंगे. ओके, मैंजीफेरा इंडिका देखा, समझा यहाँ पे ना. व्हेनेवर आप कभी साइंटिफिक कभी लैंग्वेज पढ़ोगे या फिर आप कोई अच्छा पेपर पढ़ोगे, रिसर्च पेपर, वहां पे हम लोग ये टर्म से रिफर करते हैं. एंड हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में वी विल राइट मैंगो. समझ में आया? ओके, नाउ आप बोलोगे मैम ये टर्म सबको पता है, ऑल आर फेमिलियर. नाउ सिंस you all have taken science and you all plan to go ahead in science background, science field, so you will be also familiar with these terms. We have just started with Mangifera indica. आगे आगे और समझेगा. क्लियर? अभी इसका मेन रूल क्या था? मेन रूल, जब मैं मैंजीफेरा इंडिका बोलूंगी, दुनिया भर में सब साइंस वाले बैकग्राउंड को पता चलेगा कि मैं मैंगो के बारे में बात करूं. क्या कंफ्यूजन होगा? क्या नहीं. एटलीस्ट उनको पता है कि मैं काम किस पे करूं या बात किसका करूं. समझ में आया? इसी नामकरण को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम. क्या नेम है ये? एंड दिस इज कॉल्ड एज द कॉमन नेम. दिमाग में गया? ओके, नाउ ये करने के बाद क्या हुआ, हमारा मेन कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है. ये साइंटिस्ट जिसने इसका आइडिया दिया, इसका नाम क्या है, कैरोलस लीनियस. क्या नाम है इसका? कैरोलस लीनियस. ओके, अब बोलोगे मैम अभी इस पे क्या कंसेप्ट है. इसने ना ये नामकरण वाला कंसेप्ट अच्छा खासा दिया इन डिटेल. आफ्टर दिस टॉपिक आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक. अभी खाली इंट्रोड्यूस करूं. इसने नामकरण वाला टॉपिक बहुत मस्त दिया, सब लोग उसको मानते भी हैं, हम लोग हैप्पी भी है कि उसने दिया. इसने सोचा मैं थोड़ा और दिमाग लगाता हूँ, मैं भी क्लासिफिकेशन कर सकता हूँ, मैं भी बड़ा साइंटिस्ट हूँ. तो इसने ट्राई किया क्लासिफाई करने. व्हेन ही क्लासिफाइड, इसने क्या किया, प्लांट्स देखा छोटे छोटे नॉर्मली, इसने प्लांट को उसके हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई किया. क्या किया इसने, प्लांट्स को अपने हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई किया. मतलब इसने बोला कि 3 कैटेगरी होगा, हर्ब, श्रब, ट्रीज. समझा? हर्ब छोटे वाले, उससे थोड़े बड़े श्रब, उससे बड़े ट्रीज. दिमाग में गया? क्लियर हुआ? अभी ठीक है, साइंटिस्ट ने माना भी, बहुत जन ने माना कि ठीक है ये जो बोल रहा है राइट है, हम लोग इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे. नाउ टॉक अबाउट मैंगो प्लांट. मैंगो प्लांट को देखा है, जब मैं सीड को सॉइल में डालती हूँ वो जर्मिनेट करता है, वो बढ़ने लगता है. तो अगर कोई साइंटिस्ट ने वो झाड़ को उसके स्टार्टिंग वाले स्टेज में देखा होगा, ये बोलेगा ये तो छोटा झाड़ है. उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, जब वो काम करता, मैंगो का झाड़ बढ़ गया होगा, वो बोलेगा अरे ये उससे बड़ा है, ये सेकंड कैटेगरी में जाएगा. फिर जब थर्ड साइंटिस्ट आएगा, वो बोलेगा अरे ये तो बहुत बड़ा झाड़ है, ये दोनों कैटेगरी में, हर्ब और श्रब की कैटेगरी में नहीं आएगा.
तो मतलब क्या, अगर वो हर्ब श्रब है तो उसका हाइट उतना ही रहना चाहिए, बराबर। बट व्हाट अबाउट सम ट्रीज जो बढ़ रहे हैं? अभी मैंगो ट्री जब तक एक ट्री फॉर्मेट में नहीं आके बनता है तब तक उसका हाइट बढ़ते ही रहता है, देखा होगा ना। वंस इट इज प्रॉपरली एस्टैब्लिश, जब उसका प्रॉपर गर्थ एस्टैब्लिश हो जाता है, उसके अंदर का रिप्रोडक्शन सिस्टम स्टार्ट होता है, तभी आपको फ्रूटिंग फ्लावरिंग वाला कंसेप्ट आता है। उसके पहले तो उसका हाइट ही बढ़ता था ना, पतला जैसे होता है, फिर वो मोटा मोटा बनता है। जैसे फर्स्ट ग्रोथ, जैसे मैंगो ट्री पतला होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। जैसा मैंगो ट्री मोटा होने लगता है उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ग्रोथ। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके। तो ये भी थोड़ा गड़बड़ वाला हो गया। तो साइंटिस्ट लोग ने बोला कि तुम्हारा भी क्लासिफिकेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम बोल नहीं पाते हो कि अगर मेरे पास एक प्लांट है तो वो कौन से कैटेगरी में है। अगर वो कौन से कैटेगरी में डालते हो फिर वो कैटेगरी स्विच नहीं होना चाहिए। दिमाग में गया? तो हमारे पास दो साइंटिस्ट का नाम आ गया। फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम था एरिस्टोटल, उसने क्लासिफाई किया, किसको क्लासिफाई किया? एनिमल्स को, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड कलर। सेकेंड साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस, इसने क्लासिफाई किसको किया? प्लांट्स, डिपेंडिंग ऑन द हाइट। अभी ऐसा क्लासिफिकेशन क्या आप 100% सही बोल सकते हो क्या? अब बोलोगे नहीं मैम, वापस कंफ्यूजन आ रहा है यहाँ पे। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिस्टम। कौन सा सिस्टम है ये? आर्टिफिशियल। तो कैन आई से आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स, बाहरी फीचर्स से। क्या मैंने उसके अंदर के फीचर्स पढ़े? क्या नहीं, बाहर से देख के खाली क्लासिफाई किया। जैसे हम लोग किसी को देखते हैं, दिखने में कोई कोई बहुत स्कॉलर दिखता है, हम लोग बोलेंगे अरे ये स्कॉलर रहेगा। क्या मुझे पता है वो एक्चुअली स्कॉलर है या नहीं है? नहीं। वो कब पता चलेगा? टेस्ट के बाद। अरे मेरे को तो लगा ये बहुत स्कॉलर है पर इसको कुछ आता ही नहीं था। समझ में आया? दैट मीन्स आई जज समवन डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम मतलब क्या? ओके, नाउ व्हेन आई से नेचुरल सिस्टम, व्हेन आई एम स्टडिंग द सेल्स, अगर मुझे किसी चीज को प्रॉपरली स्टडी करना है तो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स फेक हो सकते हैं, पर क्या नेचुरल क्लासिफिकेशन फेक होगा क्या? इंटरनल क्लासिफिकेशन फेक होगा क्या? नहीं। बोलने का मतलब इफ यू हैव सम फेक पर्सन, वो थोड़े टाइम तक फेक रह सकता है, वो आपको अच्छा रहेगा, वट एवर। आफ्टर दैट, आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम वो जैसा है वैसे दिखाता ना आपको, आफ्टर सम टाइम आप बोलोगे अरे पहले तो बहुत अच्छा था, बाद में इसने अपना कलर दिखा दिया। बोलते हैं ना वैसे जज करते हैं ना। दैट मीन्स जो नेचुरल रहेगा वो बाद में बाहर निकलेगा ही निकलेगा। डू यू ऑल अग्री ना? ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को साइंस में एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साइंस में इसको? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। दिमाग में गया? ओके, नाउ व्हेन आई से एनाटॉमी, इसमें मेरे पास टू टाइप्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज टीएस, वन इज कॉल्ड एज एलएस। अभी आपको टर्म्स, यहाँ पे बहुत टर्म्स समझेंगे। टर्म्स मतलब क्या? साइंस में यूज करने वाले टर्म्स। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट वेरी इजी। अभी अगर मैंने ये पेन को कट किया, जब तक मैं ये पेन को स्टार्टिंग विद द एनाटॉमी स्ट्रक्चर, नाउ आई हैव अ पेन, ओके, गिव एनी वन कलर ऑफ पेन। नाउ दिस इज वन पेन। अभी इसमें कितने जन बोल सकते कौन सा कलर का रिफिल रहेगा, ब्लैक या ब्लू? 100% बोल सकते हो कि ब्लैक या ब्लू है। अगर मैंने इसके अंदर का रिफिल चेंज किया होता तो दैट मीन्स कैन आई से बाहर से देखने का मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हुआ। जब तक मैं अंदर यहाँ पे जो रिफिल है उसका कलर नहीं देखूंगी तब तक मुझे समझेगा नहीं कि ये प्रॉपर ब्लू कलर का है या ब्लैक कलर का है। 100% ऑल एग्री? सो द आउटसाइड अपीयरेंस जो आपने देख के बोला, क्यों देखा आपने? ब्लू कलर का पूरा बॉडी है मतलब मैम ब्लू होगा। पर अगर इसका मन करेगा तो वो क्या करेगी? पेन का हम लोग रिफिल चेंज करेंगे, उसको मैं रेड, येलो, ब्लू कोई भी कलर का डाल दूं। तो आउटसाइड स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सटर्नल। उसका नामकरण क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इनसाइड स्टडी प्रॉपर जब मैं देख, इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल क्लासिफिकेशन, जब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करूँ। अभी अगर मुझे पेन का टिप देखना है, यहाँ पे जो है ना अंदर, ये टिप वाले रीजन को देखना है, तो मैं पेन को कैसे कट करूंगी? ऐसे कट करूंगी या स्ट्रेट कट करूंगी?
आप नॉर्मली अगर स्ट्रेट कट करोगे तो आपको खाली बाहर का लेयर आएगा, अगर आप इसको ऐसे कट करोगे तो आपको क्या दिखेगा, अंदर का आपको ये सेक्शन तब आपको मिलेगा। समझ में आया बोलने का मतलब क्या है? अगर ये मेरा बॉडी है, ठीक है, अगर मुझे मैं मेरी बॉडी को ऐसे कट कर दूं स्ट्रेट लाइन यहां से, तो क्या दिखेगा मुझे, मेरे अंदर के ऑर्गन्स दिखेंगे, ठीक है। अगर बॉडी को मैं स्ट्रेट कट करूंगी तो मुझे क्या दिखेगा, मेरे को अलग अलग ऑर्गन्स दिखेंगे, जैसे कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई हेड टिल माई टिप। ऐसे सेक्शन जहां पे हम लोग स्टैंडिंग कट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं LS। क्या बोलते हैं इसको? इसका फुल फॉर्म है लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। क्या फुल फॉर्म है? लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। इफ आई एम कटिंग द बॉडी लाइक दैट, तो इन दैट इट इज कॉल्ड एज TS। इसका नाम क्या है? TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। दिमाग में गया? 2 टाइप का सेक्शन। अगर मैं किसी को ऐसे काटती हूँ स्ट्रेट, तो कौन सा सेक्शन हुआ ये? अगर मैं किसी को ऐसे आड़ा काटती हूँ तो कौन सा सेक्शन हुआ? अभी दिमाग लगा के बोलो, अगर मुझे पेन का रिफिल का इंक चेक करना है, मतलब कितने दिन तक मेरा पेन और चलेगा, बोलते हैं ना हम लोग। अभी यहाँ पे से इंक का लेवल दिख रहा है आपको? ओके, आई सीन समवेयर। हाँ, यहाँ पे अभी इंक का लेवल दिख रहा है ना, अंदर थोड़ा लाइट करके रखा है। तो ये देखने के लिए मुझे LS लेना पड़ेगा या TS लेना पड़ेगा? LS। 100% एवरीवन अग्री? तो मतलब कंसेप्ट समझा। TS लेते तो आपको क्या समझेगा, आपको ये सेंटर पार्ट दिखेगा। दिमाग में आया? अगर मुझे कोई भी बॉडी का बाहर के लेयर्स देखना है कि कितने कितने लेयर्स है, जैसे कि आईज कहाँ पे है, नोज कहाँ पे है, लिप्स कहाँ पे है, ये प्लेसमेंट देखना, तो मैं LS लूंगी। अगर मैं TS लूंगी तो मेरे को क्या दिखेगा कि उसके अंदर कितने सेल्स है। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके, ऐसे स्टडी को क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। ओके, नाउ हैव एनीवन हर्ड अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रासाउंड? वहां पे क्या हम लोग सेल्स के बारे में फोकस करते हैं या बोन के बारे में फोकस करते हैं? जब तुम्हारा फ्रैक्चर वगैरह होता है, डॉक्टर क्या बोलता है? एक्सरे निकालो, बोलता है ना। एक्सरे में क्या देखते हैं तुम लोग? वो लोग वहां पे स्कैन करते हैं, जिससे क्या होता है, तुम्हारा खाली बोन का स्ट्रक्चर आता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर आता है। तो कैन आई से दिस इज ऑल्सो 100% राइट? बराबर ना। कभी कभी क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं कहाँ पे, हम लोग को लगता है कि वो मार नॉर्मल है, जाएगा थोड़े दिन में, जैसे कि स्कूटी वगैरह से गिर गई, लाइक हाँ ठीक है थोड़े दिन में जाएगा। आपका अगर वो पेन कंटिन्यूस रहता है तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर आपको नॉर्मली 1-2 दिन का मेडिसिन देगा, उसके बाद भी आपका पेन नहीं जाएगा तो डॉक्टर क्या बोलेगा? एक काम करो, आप एक्सरे निकालो। क्यों वो ऐसे बोलता है? क्योंकि उसको एक्चुअली पता नहीं कि अंदर क्या हुआ है। जब एक्सरे निकालते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर बोलेगा ज्यादा फ्रैक्चर नहीं है, माइनर क्रैक है। बोला है, सुना है? तो कहना है से जब मैं एक्सरे निकाल रही हूँ मैं 100% राइट हूँ। जब आप एक एक्सरे का रिपोर्ट निकालते हो और वो रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर को दिखाते हो, वो भी आपको वही बोलेगा कि क्रैक है। क्यों? उसने कौन से बेसिस पे किया? वो ये नहीं पूछेगा कब गिरे, कब उठे, कैसे गिरे, वो कुछ नहीं पूछेगा, खाली बोलेगा क्रैक है, अपने को ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ऐसे थिंग जहां पे मैं स्ट्रक्चर पे फोकस करती हूँ, इसको हम लोग नॉर्मली बोलेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? दिमाग में गया? 2 टॉपिक क्लियर किया। नेचुरल में फर्स्ट टॉपिक था एनाटॉमी, सेकेंड टॉपिक था अल्ट्रा स्ट्रक्चर। दिमाग में गया? ओके। द थर्ड टॉपिक हियर, नेचुरल के टाइप्स होते हैं कि नेचुरल कौन से टाइप में कर सकते हैं। थर्ड टाइप इज फाइटोकेमिस्ट्री। सुना है? या फाइटोकेमिकल्स सुना है? केमिकल्स पता है क्या है? केमिस्ट्री में हम जो यूज करते हैं ना अलग अलग केमिकल्स, वो केमिकल होता है। अभी फाइटो मतलब क्या? प्लांट रिलेटेड। अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नॉर्मली मैंगो ट्री बढ़ता है एक छोटे से सीड से आता है, पर जब वो सीड से ऊपर बढ़ता है उसका फ्लावर का टेस्ट, उसका लीफ का टेस्ट, उसका फ्रूट का टेस्ट सब अलग होता है। तो दैट मीन्स भला मैंगो एक ही सीड से आया, पर वो आगे जाके इतना डेवलप होता है कि इसका फ्रूट, फ्लावर, लीफ सब अलग अलग टेस्ट करता है। ये मतलब इसके अंदर का केमिकल्स भी अलग होगा। अगर आप फ्रूट देखोगे आपको कोई स्वीट शुगर वाला एजेंट मिलता है क्या? लीफ स्वीट होता है क्या? लीफ स्वीट नहीं होता, इट इज गॉट सम पंजेंट काइंड ऑफ टेस्ट, अलग ही टेस्ट होता है। क्या फ्लावर स्वीट होते हैं क्या? नहीं, नॉर्मली इतना नहीं होता। इट इज वेरी लिटिल, आई कुड से माइन्यूट, वेरी माइन्यूट। हम लोग उसको नॉर्मली
चप्पा टेस्ट पता है ना, नो टेस्ट वाला, वैसा वाला फील आता है। समझ में आया? ओके, तो केनाई से एक ही सीड से निकलने के बाद भी जब मैं इसका केमिकल कंटेंट निकालूंगी, मेरे को नॉर्मली फ्रूट में ज्यादा शुगर मिलेगा, वेराज लीफ में नो शुगर मिलेगा। ये डिफरेंस को बोलेंगे फाइटोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे इसको? फाइटोकेमिस्ट्री। मतलब प्लांट्स के अंदर भी इतने सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं। आपको और एक एग्जांपल, आलू वड़ी खाते हैं हम लोग, आलू का लीफ देखते हैं कैसा है, उसका टेस्ट अलग होता है। वेराज पालक खाते हैं सब लोग, पालक के लीफ का टेस्ट अलग होता है। पर हाँ, पालक पनीर पे फोकस नहीं करना, यहाँ पे खाली पालक पे फोकस करेंगे। पनीर वाला टॉपिक भी आने वाला है, गुड जॉब, पनीर वाला टॉपिक भी आने वाला है, बट जस्ट नाउ होल्ड। ओके, बस नाउ अटेंशन योर। नाउ पालक के लीफ का टेस्ट एंड तुम्हारे मैंगो के लीफ का टेस्ट, तुम्हारे आलू वड़ी के लीफ के टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। दैट मीन्स इनके अंदर बनने वाले केमिकल्स भी अलग होंगे। डिपेंडिंग ऑन दैट, ये स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइटोकेमिस्ट्री। क्या बोलेंगे? दिमाग में गया? क्लियर हुआ? तो कहना है इसे आर्टिफिशियल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स वाला स्टडी, नेचुरल मतलब इंटरनल फीचर्स वाला स्टडी। इंटरनल फीचर्स में मेरे पास 3 टाइप का है। फर्स्ट वाला क्या है? एनाटॉमी, सेकेंड वाला अल्ट्रा स्ट्रक्चर, थर्ड वाला फाइटोकेमिस्ट्री। दिमाग में गया? जितना पढ़ा है सब दिमाग में गया होगा। फिर उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट आया, उसने बोला हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अभी समझ में नहीं आ रहा है, इवोल्यूशन का चेक करेंगे। बोलने का मतलब, डायनासोर किसी ने देखा क्या? नो वन ऐसे, बट हम लोग सब लोग बिलीव करते कि डायनासोर्स थे, वो लोग का एक पूरा एरा था। जुरासिक पार्क मूवी देखा है सबने, डायनासोर वाला। हम लोग वो वर्ल्ड को बिलीव करते। क्यों बिलीव करते? सोचा है क्या? किसने देखा? नहीं देखा तो बिलीव नहीं करने का, पर क्यों बिलीव करता है? समवन सेड राइट। कौन सा रिकॉर्ड्स? किसने तो अभी राइट बोला? एफ से वर्ड है ना कुछ तो। फॉसिल्स पता है सबको? फॉसिल्स क्या है? छापा जैसे कुछ होता है। अभी नॉर्मली फाइव से एक डॉग, ओके हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, एक डॉग यहाँ पे, अगर मेरे पास ये एक सरफेस है, ये मेरा एक सॉइल का सरफेस है, वहां पे इमेजिन करो एक डॉग गिर गया। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन इंटरफेरेंस। अभी यहाँ पे एक डॉग अगर मर के गिर जाएगा, क्या होगा? इमीडिएटली बीएमसी वाले आके उसको उठा के लेके जाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट जब इवोल्यूशन चल रहा था, जब ह्यूमंस नहीं भी थे। ओके, तब क्या हुआ? एक नॉर्मल एक ऑर्गेनिज्म जब मर गया, हाइपोथेटिकल एक डॉग मर गया। अभी जब वो डॉग मर रहा है, उसके ऊपर पहले क्या आएगा? सब कीड़े लगेंगे, डिकम्पोज करना स्टार्ट होगा उसको। मतलब केनाई से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी और पे पलते, वो लोग आके इसके ऊपर बैठेंगे, इससे वो लोग क्या करेंगे? इनके बॉडी को ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे। जब ये ऑर्गेनिज्म इस पे गिरा तो इसके ऊपर एक वजन होगा, उसने क्या किया? वो वजन इस पे डाला। तो आपने, इफ आई गिव यू गुड एग्जांपल, बीच पे गए हो सब लोग, सैंड पे जब हम लोग चलते हैं अपना फुटप्रिंट आता है वहां पे, बराबर? तो दैट मीन्स मेरे बॉडी का वेट वहां पे आता है। इसके लिए अगर कोई बहुत पतला रहेगा, उसका फुटप्रिंट बहुत नॉर्मल रहेगा, पर आप ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर देके चलोगे तो क्या होगा? आपका फुटप्रिंट का जो डेप्थ है वो भी ज्यादा होगा। क्लियर हुआ? ओके, अभी वो फुटप्रिंट को रिप्लेस करो एक ऑर्गेनिज्म से। अगर एक ऑर्गेनिज्म रहेगा वहां पे, तो उसके ऊपर का मांस तो सब ये कीड़ों ने खाया, कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खा के खत्म किया, पर क्या कोई बोन खाता है क्या? बोन वैसा ही रहता है, एंड बोन को डिकम्पोज होने को बहुत टाइम लगता है। बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, अभी अगर वो वैसे रहेगा तो उसके ऊपर दूसरा धूल आएगा, दूसरा मट्टी आएगा, वो मट्टी उसको कवर करेगा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये जो तुम्हारा सॉइल था वो कन्वर्ट होता है इनटू रॉक। पता है, रॉक का वापस सेडिमेंटेशन होता है, वो वापस सॉइल में कन्वर्ट होता है। ये साइक्लिंग होता है ना सॉइल का, सॉइल रॉक में बनता है, रॉक वापस सॉइल में बनता है। समझ में आया? तो कभी कभी क्या होता है, वो रॉक पे एक छापा छूट जाता है। समझा? वो रॉक पे जो छापा छूट गया, तो क्या मुझे वहां पे बोन मिलेगा? क्या नहीं, पर खाली मुझे छापा मिलेगा। ऐसे रिकॉर्ड्स को क्या बोलेंगे? फॉसिल रिकॉर्ड्स। दिमाग में गया? अभी तुम्हारे पास यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ये सब फॉसिल्स को पढ़ते रहते हैं। वो लोग का काम ही है, वो लोग का प्रोफेशन है, आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग उसको बोलते हैं। ये लोग क्या करेंगे? सब फॉसिल्स को पढ़ेंगे। डिपेंडिंग ऑन फॉसिल्स कब मिला उसका भी एक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे क्या, अगर फॉसिल जल्दी मिला है या बहुत पुराने, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लेड
एंड यूरेनियम में बोल सकती हूँ कि फॉसिल ये नया वाला है या जुना वाला है। तो कैन आई से फॉसिल इज गिविंग अ लिंक बिटवीन जुना इंफॉर्मेशन और नया इंफॉर्मेशन। अगर डायनोसर्स पहले थे एंड अभी नहीं है, मतलब कुछ तो चेंज हो गया जिसके कारण सब डायनोसर एक्सटिंक्ट हो गए। क्लियर? दैट मीन्स कैन आई से, अब आप हक से कैसे बोलते हो कि मैम डायनोसर था, आपने और मैंने किसी ने नहीं देखा, फिर भी हम लोग बोल रहे बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ विच एविडेंस? फॉसिल एविडेंस। क्लियर? तो ऐसे स्टडी को जहां पे हम लोग फॉसिल को इन्वॉल्व करते हैं इसको हम लोग बोलेंगे पैलेंटोलॉजिकल स्टडी। क्या बोलेंगे इसको? पैलेंटोलॉजिकल स्टडी, स्टडी ऑफ फॉसिल। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन। क्लियर? कौन सा कंप्लीट किया? नेचुरल, उसका डेफिनेशन क्या रहेगा? एक्सटर्नल फीचर, वन वर्ड, सॉरी नेचुरल फर्स्ट होगा, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का डेफिनेशन क्या रहेगा? एक्सटर्नल फीचर्स। नेचुरल का डेफिनेशन क्या रहेगा? इंटरनल फीचर्स। उसमें मेरे पास 3 टाइप्स के, कौन से टाइप्स है? एंड फाइटोकेमिस्ट्री और फाइटोकेमिकल्स। दिमाग में गया? ओके, देन द नेक्स्ट टाइप कम्स पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। वहां पे हम लोग किस पे फोकस कर रहे हैं? फॉसिल एंड फॉसिल रिकॉर्ड्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वाला एक साइंटिस्ट आता है, वो बोलता है बहुत ज्यादा तुम्हारा नॉर्मल डेटा बहुत ज्यादा हो गया। अभी हम लोग उसको नंबर देते हैं। इंडेक्स देखा है आपने? नॉर्मली बुक के आगे हम लोग इंडेक्स बताते। इंडेक्स अगर मैं देखती हूँ वहां पे हम लोग जब नंबर करते हैं तो मुझे पता है कि कितने चैप्टर्स है अंदर। क्लियर हो जाता है ना समझने का? एक 12 चैप्टर का पूरा बुक है या फिर मुझे 12 चैप्टर्स लिखना है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या बोला? नाउ इफ आई हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल हियर, पे अटेंशन योर लास्ट बेंच, इफ आई हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, अभी आप सब मेरे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म, अभी अगर मैं देखूंगी सबका कैरेक्टर्स, मतलब क्या? सबका अपीयरेंस डिफरेंट है, मतलब सबका हेयर का टेक्सचर अलग होगा, हेयर का शेड अलग होगा, आंख का कलर अलग होगा। आई एम नॉट सेइंग 100% डिफरेंट, बट एक रेंज होगा कि किसी का लाइट ब्लू, लाइट ब्राउन होगा, किसी का डार्क ब्राउन होगा, किसी का ब्लैक कलर का आईज होगा। समझ में आया? तो अगर मैं सबका आईज का कलर लिखने जाऊंगी, डोंट यू फील डेटा बहुत ज्यादा होगा? अभी ये तो जस्ट आपका क्लास है, अगर मैं इवनिंग बैच को भी ये करके लेके आओ तो कंप्लीट करके लेके आओ कि तुम लोग भी आ जाओ, हम लोग को डेटा कंप्लीट करना है, तो डोंट यू फील डेटा बहुत ज्यादा होगा? तो डिपेंडिंग ऑन दैट एक साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हम लोग क्यों ना हर एक कैरेक्टर को नंबर देते हैं। मतलब नॉर्मली उसने क्या किया? हर एक ऑर्गेनिजम्स को बुलाया, उसके हर एक कैरेक्टर को निकाला। कैन आई से, अभी यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, यहाँ पे मेजॉरिटी पीपल के हेयर जो है वो ब्लैक कलर का है, एक हाथ 2 जन है जिसका हेयर लाइट ब्राउन कलर का है। तो जब मैं कैरेक्टर देती हूँ, कैरेक्टर नंबर 1, इफ आई से कैरेक्टर नंबर 1 इज फॉर तुम्हारा ब्लैक हेयर एंड कैरेक्टर नंबर 2 इज फॉर ब्राउन हेयर, तो मैं क्या करूंगी? हर एक स्टूडेंट को आगे बुलाऊंगी, यहाँ पे बोलूंगी ठीक है, योर हेयर इज ब्लैक कलर, यू फॉल इन दिस कैटेगरी, योर हेयर इज ब्राउन कलर, यू फॉल इन दिस कैटेगरी। ऐसे करके हम लोग डेटा बनाते हैं, पता है ना? ऐसा करके कुछ हम लोग बनाते हैं। ऐसा डेटा, तो डोंट यू फील दिस इज कंपैरेटिवली मोर इजी देन हर एक कैरेक्टर के बारे में नामकरण करना? ऐसे चीज को हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे? इजी था, नंबर्स आया तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब क्या? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिमाग में गया? ऐसे नंबर में उसने क्या किया? हर एक ऑर्गेनिज्म को बुलाए, उसके हर एक कैरेक्टर को नंबर दिया। क्लियर? इजी होगा ना डेटा समझने को? अरे तुम्हारा तो मैं एक झटके में बोल सकूंगी कि ये क्लास में आधे पॉपुलेशन जिसका, ये क्लास में ऑलमोस्ट 30 जन है जिसका हेयर ब्लैक कलर का है, ये क्लास में ऑलमोस्ट 20 जन है जिसका हेयर ब्राउन कलर का है, ये क्लास में ऑलमोस्ट 10 पीपल है जिनका हेयर कलर दोनों से मैच नहीं होता है। दिमाग में गया? क्लियर हुआ? ऐसे स्टडी को क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कम्स समथिंग कॉल्ड एज क्लैडोग्राम्स। क्लैडोग्राम सुना है? ओके, 100% नहीं सुना होगा, यहाँ पे ध्यान दो। ओके, क्लैडोग्राम्स इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रांचिंग पैटर्न। ओके, नाउ 10th तक आप और आपके सब स्कूल वाले फ्रेंड्स एक ही बैच में थे, आप लोग सब एक स्कूल से थे। 10th के बाद आपने डिसाइड किया कि आपको साइंस लेना है, आपके कोई फ्रेंड्स ने डिसाइड किया होगा कि मेरे को कॉमर्स लेना है, कोई आर्ट्स लेगा, कोई डिप्लोमा करेगा। दिमाग में गया? स्ट्रीम तो 3 ही है,
साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, दिमाग में गया। तो कैन आई से 10th के बाद तुम सब डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में गए। ये जोन्स को हम लोग बोलते हैं ब्रांचेस। समझ में आया? हम लोग कैसे बोलते हैं? साइंस ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं। तो कैन आई से अभी जब मैं साइंस वाले बैच में आ रही हूँ तो मैं खाली साइंस का इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको। जब मैं कॉमर्स वाले बैच में जाऊंगी, उनको मैं कुछ मैथ्स पढ़ाऊंगी तो मैं उनको मैथ्स वाला इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैं मिक्सअप नहीं करूंगी। आपको भी पसंद नहीं आएगा कि अगर मैं कॉमर्स आपको पढ़ाने का स्टार्ट करूँ, बोलोगे नहीं मैम हमने साइंस लिया, हमको साइंस ही पढ़ाओ। कैन आई से तुम्हारे 10th के बाद तुम्हारे पास थोड़ा डिसीजन वाला टाइम था जहां पे आप डिसाइड कर दो कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। अभी जब आपने अलग अलग जोन में गए, अलग अलग सेक्शन में गए, वो पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रांचिंग आउट। समझ में आया? अभी इसके बाद आपने देखा होगा या फिर सुना होगा आपके कजिन्स या फिर सीनियर से कि अरे मैंने साइंस लिया था 2 साल, उसके बाद मैंने अभी स्विच किया कॉमर्स में। सुना है? तो ऐसे स्विच को भी हम लोग ब्रांचिंग आउट बोल सकते हैं। ब्रांचिंग आउट मतलब क्या? जो सब लोग कर रहे हैं उसको नहीं करके तुम अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर तुम्हारे बैकग्राउंड में या फिर घर में कितने जन के घर पे सब लोग कॉर्पोरेट है, मतलब मम्मी डैडी कॉर्पोरेट लाइफ वाले हैं, काम पे जाते हैं, मम्मी डैडी काम पे, कितने जन के घर पे ऐसा कोई है मम्मी या फिर डैडी जो काम पे जाता है, जो सुबह 9 to 5 वाला जॉब बोलते हैं, पता है ना, नॉर्मली काम पे जाते हैं। कितने जन है? रेज योर हैंड्स अप। सबके घर पेरेंट्स क्या घर पे बैठ रहे हैं? तुम्हारे पेरेंट्स कितने जन कॉर्पोरेट लाइफ में, मतलब कितने जन काम पे जाते हैं? रेज योर हैंड्स। ओके, बाकी के पेरेंट्स बिजनेस वाले हैं क्या सब लोग? तो करते होंगे ना समथिंग। ओके, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब, अगर तुम्हारे पेरेंट्स कॉर्पोरेट लाइफ वाले हैं जो सुबह 9 o'clock को जाते हैं, इवनिंग 5 o'clock को आते हैं, पे अटेंशन यार। ऐसे अगर तुम लोग घर पे रहोगे, अगर आपने बोला कि मम्मी मेरे को ना 12th के बाद बिजनेस ओपन करना है, आपके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? पागल विगल हो गया क्या? नहीं, शांति से डिग्री कंप्लीट कर, एक अच्छा खासा जॉब ले एंड सेटल योर लाइफ। बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, वहां पे आप बोलोगे तो मेरे को जॉब लेना, आपके उनके पेरेंट्स क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, जॉब विप क्यों, अच्छा खासा बिजनेस है वो करो। तो कैन आई से द पॉइंट वेर यू आर डिसाइड कि आपको आपके पेरेंट्स की बात नहीं माननी है, वो पॉइंट आप यहाँ पे खड़े हो, पॉइंट ए। जब आप नॉर्मली पेरेंट्स के साथ हो, उनके बात मानते हो, आप सेम लेवल पे होते हो। अभी अगर आपने बोला कि मुझे बात नहीं माननी है, मैं उनसे नहीं बात करने वाला हूं, मैं अपना करने वाला हूं, तो ऐसा पॉइंट जहां पे आप उनकी बात नहीं मान के बाहर जाते हो, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रांचिंग आउट। दिमाग में गया? अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों है? इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में शार्क आता है क्या तुम्हारा? नॉर्मली शार्क नहीं आता। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम डालती हूँ वर्टिब्रेट्स का और फिर मैं शार्क को उसमें डाल सकती हूँ क्या? नहीं। तो आप बोलोगे मैम वो लोग सेम नहीं है, एक पॉइंट तक सेम था। अगर ये एग्जांपल समझ में आया कि नहीं समझ में आया? थोड़ा बाउंसर गया? ओके, लास्ट एक ट्राई देती हूँ। देखो, अगर जब आप नॉर्मली यहाँ पे 10th के बाद आपने 12th किया, 12th के बाद आप बोलोगे, अभी आपका पहले ही मन था इंजीनियरिंग करने का, अभी आप बोलोगे नहीं मैम मेरे को मेडिकल करना है, मेरे को बायोलॉजी अच्छा लगता है। आपने ब्रांच आउट किया, आपने बायो में किया। आपके पेरेंट्स पहले क्या बोलेंगे? नॉर्मली अगर आपने बायो में भी नहीं किया, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल लो, देयर इज अ स्टूडेंट ए जिसने क्या किया, 10th तक उसने नॉर्मली कॉमर्स किया। उसके बाद उसका घर पे सेट था कि तेरे को डिग्री करना है, डिग्री के बाद एमबीए करना है, एमबीए के बाद एक अच्छा खासा जॉब लेना है। उसने क्या बोला? 12th के बाद वो स्टूडेंट बोलता है कि मैं डिग्री वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैं 12th के बाद एक स्टॉक मार्केट का कोर्स कर रहा हूँ। अभी जब वो स्टॉक मार्केट का कोर्स करने के लिए गया, उसके घर पे सब लोग नाराज होंगे कि स्टॉक मार्केट क्यों करना है, तू ग्रेजुएट भी नहीं हुआ। उसके रिलेटिव्स नाराज होंगे। दिमाग में जा रहा है? क्लियर हो रहा है? तो क्या उसने किसी की बात मानी? क्या नहीं। वो बोलेगा अभी हमारे सोच नहीं मिल रहे, तो मेरे को जो करना है मैं वही करूंगा। जब वो वहां से निकल के बाहर जाता है, उसने क्या किया? अपना लाइफ एस्टैब्लिश किया ये पॉइंट पे। जब वो कोई सक्सेसफुल बनेगा तो पहले ही कॉल आता ना रिलेटिव्स का, मेरे को तो पता था, इसमें तो कैलिबर था, ये तो कर सकता था, भला इसके पेरेंट्स नहीं बोले पर ये कर सकता था, मेरे को पहले ही अंदर से फीलिंग। तुम्हारे बचपन वाली टीचर भी बोलेगी पहले से वो स्टॉक में बहुत अच्छा था। तो कैन आई से द पॉइंट वेर यू डिसाइडेड नॉट टू फॉलो योर एंसेस्टर और नॉट टू गो इन दैट पैटर्न, दैट इज योर ब्रांचिंग आउट पैटर्न। समझ में आया? तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये पॉइंट पे
आपका सोच आपके एंसेस्टर के साथ मैच नहीं हुआ, ऐसे स्टडी को क्या बोलते हैं? क्लैडोग्राम। क्या बोलते हैं इसको? दिमाग में गया? पंखा बंद करो उसका। कौन सा वाला है? F1? कौन सा वाला है इसका? ओके, इतना तक का समझा? तो कैन आई से क्लैडोग्राम इज समथिंग वेयर आई एम स्टडिंग अबाउट द ब्रांचिंग पैटर्न। अभी आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया, दिख रहा है? कोई टेबल चार्ट जैसे दिख रहा है ना, वहां पे कुछ ड्रॉ किया है। क्या है उसमें? फर्स्ट कैटेगरी क्या किया है? ओके, ये वाला चार्ट दिख रहा है यहाँ पे फाइलोजेनेटिक डिसेंट के बारे में। ओके, ये पॉइंट दिख रहा है जहां पर उन्होंने कॉमन एंसेस्टर मार्क किया है, वो कॉमन पॉइंट था। अभी कॉमन पॉइंट से वो कितने कैटेगरी में डिवाइड हुआ देखो, एक बैक्टीरिया, एक आर्के बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। तो कैन आई से बैक्टीरिया पहले से ही ब्रांच आउट हुआ, यहां पे उन्होंने बैक्टीरिया लिखा, उसके बाद ये आगे जाता है, फिर ये दो पैटर्न में ब्रांच आउट होता है। एक हो गया नॉर्मली आर्के बैक्टीरिया, एक हो गया यू बैक्टीरिया। समझ में आया? ये स्टडी को, ये पैटर्न को क्या बोलेंगे? क्लैडोग्राम। समझा? क्लियर हुआ? कितने कितने टॉपिक हो गए? आर्टिफिशियल, नेचुरल, उसके बाद फॉसिल वाला का नाम क्या था? फाइलोजेनेटिक, उसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री के पॉइंट हो गए। उसके बाद ये वाला स्टडी क्या था? क्लैडोग्राम। उसके पहले क्या किया था? एक नंबर वाला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दिमाग में गया? क्लियर हो रहा है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है, अभी आपके पास खाली दो ही टॉपिक्स है, दैट इज इजी, ये थोड़ा इजी है अभी आपका। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिसने क्या किया, उसने बोला हम लोग लेबल करेंगे या फिर बार कोडिंग देखेंगे। डी मार्ट में गए हो सब लोग? डी मार्ट में वो कुछ तो स्कैन करता है, पता है? जब आप कुछ भी सामान लेते हो एक रेड कलर का लाइन रहता है, स्कैनर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली? नहीं, वो जो क्या स्कैन करता है, स्कैनर तो मुझे भी पता है, बारकोड स्कैन करता है। डोंट यू फील ये बारकोड को नंबर देने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो वहां पे हर एक बारकोड को नंबर देंगे? जैसे कि आपके पास अभी बुक है, बुक के पीछे भी आपके पास बारकोड है, इसके लिए भला आपका बुक आपको हेल्प करता है राइटिंग के लिए। ओके, भला आपका बुक आपको हेल्प करेगा। ओके, भला आपका बुक सबका नॉर्मली सेम ही होता है, वी यूज इट फॉर राइटिंग, बट डोंट यू फील सबका पेपर का क्वालिटी अलग होगा, तुम्हारा रेट अलग होगा, बुक का कॉस्ट। अभी इस चीज को जहां पे डीमार्ट में अगर इमेजिन करो, उसके पास बहुत ज्यादा लोग आते हैं बहुत ज्यादा सामान लेने को, अगर वो कैशियर एवरी टाइम बिल काउंटर पे हर एक इंफॉर्मेशन लिखते रहेगा, जैसे कि सुंदरम का बुक लिया या फिर सोसाइटी का टी लिया, तो क्या उसको वो पूरेगा? क्या एक दिन भी कम गिरेगा उसको पूरे जन का बिल बनाने को? तो इन्होंने दिमाग क्या लगाया, हर एक चीज को एक बार कोड दिया। ठीक है, अभी वो बार कोड जब आप देखोगे, बार कोड का लाइन्स भी अलग अलग होता है, देखा है? कोई लाइन जाड़ा होता है, कोई बारीक होता है, कभी कभी डबल लाइन होता है। दैट मीन्स दीज लाइन्स आर नथिंग बट एक कैरेक्टर। दिमाग सबका यहाँ पे, ध्यान सबका यहाँ पे। दीज लाइन्स आर नथिंग बट सम कैरेक्टर्स, जिसके कारण जब वो स्कैनर लेता है एंड आपका बारकोड को मैच करता है, वहां पे इमीडिएटली रेट आता है, वो कुछ लिखता नहीं। अगर आपका बारकोड खराब हो गया, आपने उसके ऊपर स्क्रैच किया या उसके ऊपर कुछ धूल मट्टी लगी, तो क्या वो स्कैनर स्कैन कर पाता है? क्या नहीं। वो टाइम देखो, वो कुछ तो कोड लिखता है, छोटा कोड होता है, एक 5-6 डिजिट्स का कोड लिखता है, ये नंबर डालता है। दैट मीन्स उसको पता है कि ये चीज को मैंने कौन सा नंबर दिया है। समझ में आया? पर वो पहले क्या करेगा, बारकोड देखेगा। अगर बारकोड स्कैन नहीं हुआ, कभी कभी होता है ना कि अगर मेरे को ये बुक लेना है, ये बुक का बारकोड स्कैन है, तो वो क्या करेगा, सेम ऑब्जेक्ट दूसरा वाला उठाएगा, उसको स्कैन करेगा, वो बोलेगा रेट सेम है मैम। सुना है, समझा है? जब वो स्कैन करे, पर आपको बिल में तो प्रॉपरली आ रहा है ना कि सुंदरम का ये इतना पेजेस का इतना बुक लिया,
दैट मीन्स इसको ऑलरेडी एक कोड देके रखा है। समझ में आया? अभी अगर यही डेटा को अगर मैं सबका डीएनए निकालो, बोलूंगी मैं सबका डीएनए स्टडी करना स्टार्ट करती हूँ, तो क्या वो पॉसिबल है? क्या डेटा बहुत ज्यादा है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड और स्टडी। तो उस बेसिस पे साइंटिस्ट ने क्या किया, हर एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए लिया, उसका एकदम छोटा टिश्यू लिया बॉडी का, एंड वो टिश्यू का पूरा डीएनए को बारकोड दे दिया। अभी डोंट यू फील अगर ह्यूमंस के बाद एक इवोल्यूशन होने वाला है, या फिर अभी आफ्टर सम टाइम में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, कोई एलियन आके गिरा, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वो एलियन को लेंगे, नॉर्मली इसका डीएनए स्टडी करने का ट्राई करेंगे। अगर इसका डीएनए मेरे से 50% मैच हुआ, या फिर ह्यूमन से, मेरे से मतलब ह्यूमन से 50% मैच हुआ, तो कैन आई से ये ह्यूमन के टाइप का कुछ तो है। पर अगर ये इसका डीएनए मेरे से 0% मैच हो गया, कोई एनिमल से वो 50% मैच हो रहा है, तो कैन आई से ये एनिमल का टाइप का कोई है। तो ये मैं कैसे बोल पाई, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ मैचिंग। समझ में आया? क्या मैं पूरा का पूरा डीएनए स्टडी कर पाई थी? क्या नहीं, पर मैंने क्या कि एक छोटा सा टिश्यू लिया, वो टिश्यू का पूरा मैंने कोडिंग दिया। समझा? ये जहां पे लाइब्रेरी गए हो सब लोग, एवरीवन गए, नहीं तो देखा तो होगा, बुक्स वाला लाइब्रेरी। जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, जब आप लाइब्रेरियन को पूछते हो मुझे साइंस का बुक लेना है, वो क्या बोलेगी, गो हेड टुवर्ड्स कबर्ड नंबर 7। जब आप कबर्ड नंबर 7 में जाओगे, वहां पे आप देखोगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर एक स्टैंडर्ड का साइंस का बुक वो उन्होंने रखा होगा। एंड नॉर्मली जब आप बुक लेने जाते हो, वो लोग अभी क्या करते हैं, उन्होंने भी एक बारकोड लगाया होता है, वो बारकोड स्कैन करते पूरा डेटा आ जाता है वहां पे। पहले वो लोग मैन्युअली करते थे, अभी वो लोग एडवांस होते हैं। पर आपको नहीं लगता है 1-2 दिन उन्होंने लिया होगा सब बुक्स को लाने का, उसके बारे में लिखने का, फिर उसका बारकोड बना के उसको स्टिक करने का? मतलब अगर बारकोड काम नहीं करेगा, उनको लिखना पड़ेगा, बट बारकोड इज मेकिंग द डेटा इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर हुआ? तो ऐसे स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए बारकोडिंग। जहां पे किसको मैं बारकोड कर रही हूँ, डीएनए को बारकोड कर रही हूँ, उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको डीएनए बारकोडिंग। जब मैं ये डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, सब डीएनए कलेक्ट कर रही हूँ, सब डीएनए का डेटा, कैन आई से ये डीएनए बारकोड का एक लाइब्रेरी बन गया। जब मैं डेटा, नॉर्मली डेटा कलेक्ट किया है एंड अननोन डेटा आ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैच करके देख रही हूँ, तो ऐसा वाला थिंग को हम लोग बोलेंगे मैचिंग। अगर मैचिंग 100% है, तो मैं बोलूंगी अरे ह्यूमन का ही डेटा है। जैसे कि कोई डेड बॉडी रहता है, हम लोग ट्राई करते हैं ना समझने का डीएनए कैसा है, पता है क्राइम पेट्रोल में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं है, तो वो क्या करेगा, बहुत जन के सैंपल्स लेके टेस्ट करने का ट्राई करते हैं, किससे वो सैंपल ज्यादा मैच करता है, वो बोलेगा कि ये तुम्हारे फैमिली का है। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं ना हम लोग। तो कैन आई से डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ डीएनए मैचिंग आई विल अंडरस्टैंड कि किसका रिलेटिवनेस ज्यादा है वो ऑर्गेनिज्म से। क्लियर? तो डीएनए बारकोडिंग में 2 कंसेप्ट आता है। पहला तो है कि डीएनए को बारकोड देना, वो उसका टर्म है। उसके अंदर जब मैं पूरा डेटा को कलेक्ट करती हूँ, डीएनए का डेटा को कलेक्ट करती हूँ, उसको मैं बोलूंगी कलेक्शन। उसके बाद जब मैं डेटा को एक दूसरे से कंपेयर करके देखती हूँ, उसको मैं बोलूंगी मैचिंग। समझ में आया? दिमाग में गया? क्या क्या टॉपिक हो गया? फर्स्ट कौन सा था, आर्टिफिशियल। क्या वहां पे हम लोग कौन से टर्म्स पे देखते थे, एक्सटर्नल। सेकेंड, उसमें कौन से टर्म्स में देखते थे, इंटरनल। उसके अंदर 3 टाइप से, कौन से था, फाइटोकेमिस्ट्री वाला। और एक टर्म वहां पे मैंने आपको डिस्क्लेमर जैसे रखा है, अभी यहाँ पे ध्यान दो। नेचुरल में एम्ब्रियोलॉजी सुना है, 100% सबने वो फोटो देखा है 10 के टेक्स्ट बुक में, जहां पे एक चार्ट था, जहां पे हर एक ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो स्टार्टिंग में सेम दिखता है, बाद में चेंज होता है। तो क्या मैं वो स्टार्टिंग में एम्ब्रियो देख के बोल सकती हूँ कि ये ह्यूमन का है, ये चिकन का है, ये टॉर्टोइस का है? दैट मीन्स स्टार्टिंग से स्टेज भला है एम्ब्रियो का सेम है, पर लेटर ऑन वो जैसा बनने वाला है ऑर्गेनिज्म, उसके जैसे ही दिखाएगा। जैसे कि ह्यूमन के बच्चे को बीक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इट इज नॉट अ बर्ड का बच्चा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे स्टडी को बोलेंगे एम्ब्रियोलॉजी। जब मैं सब ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियो को स्टडी करती हूँ, ऐसे स्टडी को क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। वो मैंने आपको डिस्क्लेमर रखा था, इतना समझा? क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वाला कैटेगरी कौन सा किया था, फाइलोजेनेटिक कुछ किया था। यू हैव टू आंसर इन द क्लास, यू हैव टू बी एक्टिव कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। ओके, फाइलोजेनेटिक में किसके ऊपर फोकस किया था, एक वर्ड,
फॉसिल्स। नेक्स्ट वाला टर्म क्या था? न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पे फोकस किया था? नंबर्स। ओके, नेक्स्ट टर्म क्लैडोग्राम किस पे फोकस किया था? ब्रांचिंग पैटर्न्स या ब्रांचिंग डिसेंट्स। ओके, नेक्स्ट वाला टर्म फटाफट, डीएनए बारकोडिंग किस पे फोकस किया था? कलेक्टिंग डेटा एंड मैचिंग डेटा। डीएनए को बारकोड देना बराबर 100% कर, उसके बाद जो डेटा उसको कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा, देके ऐसे जाओगे क्या? नहीं, कलेक्ट करेंगे फिर मैच करेंगे। फिर लास्ट वाला एक कंसेप्ट है जिसका नाम है कीमो टैक्सोनॉमी। आप बोलोगे क्या है ये मैम? कीमो मतलब क्या? केमिकल्स। केमिकल को हम लोग कीमो बोलते हैं। कीमोथेरेपी सुना है, कैंसर में यूज करते हैं कीमोथेरेपी। मतलब क्या? कोई तो बॉडी में केमिकल्स डाल के वो सेल को मार रहे हैं, समझ में? इसके तो कैंसर में तुम्हारे बाल वगैरह झड़ते हैं ना, बिकॉज ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत हाई डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स होता है, समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? कीमो। तो यहाँ पे कीमो टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब क्या आपको पता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब मैं हर एक प्लांट्स एंड एनिमल्स का केमिकल कंपोजिशन स्टडी करती हूँ उसको मैं बोलूंगी कीमो टैक्सोनॉमी। अगर मैं प्लांट्स का अलग अलग टाइप का केमिकल स्टडी करती हूँ उसको क्या बोले हम लोग ने? प्लांट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, लीव, अलग अलग टेस्ट आता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, इसको क्या बोलेंगे? फाइटोकेमिस्ट्री। दिमाग में आया? कीमो टैक्सोनॉमी मतलब क्या? हर एक ऑर्गेनिज्म को मैं कंपेयर करूं, प्लांट एंड एनिमल सेम है क्या? नहीं, उन दोनों में केमिकल्स अलग होंगे, उनके बॉडी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे, केमिकल अलग होंगे, तो उनके स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? कीमो टैक्सोनॉमी। अभी अगर ये पता है तो देखो, इफ यू आर एबल टू रिलेट, अदरवाइज आई विल टीच इट। फंगस का बॉडी देखा है? फंगस पता है क्या है? नॉर्मली खराब चीज पे आ जाता है, नॉर्मली बोलते हैं ना ब्रेड वगैरह पे आ जाता है, मोल्ड जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं। फंगस के बॉडी का सेल वॉल एंड तुम्हारे प्लांट के बॉडी का सेल वॉल, या फिर तुम्हारा बैक्टीरिया पता है? बैक्टीरिया नॉर्मल ऑर्गेनिज्म एकदम छोटे वाले होते हैं जो दिखते नहीं है, उसको बैक्टीरिया बोलते हैं। उनके जो सेल वॉल है वो लोग, भला उनके पास सेल वॉल होता है पर इनको सेल वॉल बनाने वाले कंटेंट्स अलग होते हैं। एक में है तुम्हारे पास पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड, एक में है तुम्हारे पास पॉलीसैकेराइड एंड काइटिन। अभी जिसको ये नहीं पता वो लोग होल्ड पे रहेंगे, जिसको पता है वो लोग ठीक है, जिसको नहीं पता होल्ड पे रहोगे। मैं वो कंसेप्ट क्लियर करूंगी। खाली इतना समझो कि फंगस एंड तुम्हारे बैक्टीरिया दोनों के पास सेल वॉल है पर दोनों का सेल वॉल अलग अलग है, समझा? तो यहाँ पे क्या मैं एक ऑर्गेनिज्म के केमिकल के बारे में स्टडी कर रही हूँ? क्या नहीं, मैं दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का केमिकल के बारे में स्टडी कर रही हूँ। इसको बोलेंगे कीमो टैक्सोनॉमी। दिमाग में गया? क्लियर हुआ? दिस सम्स अप योर एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इफ आई वांट टू जस्टिफाई क्लासिफिकेशन, कैन आई से क्लासिफिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या आएगा? कुछ आ रहा है क्या उसमें टाइप्स? खाली एक्सटर्नल फीचर। नेचुरल में कौन से बाकी के जो भी टाइप्स देख रहे हैं, डोंट यू फील हम लोग सब इंटरनल स्टडी भी कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट? जब डीएनए स्टडी करी तो इंटरनली तो डीएनए ले रही हूँ, तो कैन आई से नेचुरल क्लासिफिकेशन में इतने टाइप्स है? जैसे कि स्टार्टिंग विथ, अगर मैं फाइलोजेनेटिक, आप बोलोगे मैम फाइलोजेनेटिक में तो हम लोग इंटरनल नहीं देख रहे, पर हम लोग फॉसिल का रिकॉर्ड्स तो पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो कहना है इससे उसके बाद अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या हो गया? फर्स्ट नेचुरल, आर्टिफिशियल, सेकेंड नेचुरल, थर्ड एक एक बोलो फटाफट क्लास, फाइलोजेनेटिक, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, नेक्स्ट लास्ट बेंचेस क्लैडोग्राम, उसके बाद लास्ट वाला अभी क्या था ना कुछ, कीमो टैक्सोनॉमी। दिमाग में गया? ये है तुम्हारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबको टॉपिक समझा? क्लियर है? क्या डिफिकल्ट था? मैं आपको हैंड रिटन नोट्स देने वाली हूँ उसके बाद में, पर इतना समझा? ओके। नाउ ये तो हो गया, इतना टॉपिक खत्म हो गया। सो वी विल फर्स्ट राइट इट डाउन, देन आई विल राइट इट डाउन। मतलब क्या, नॉर्मली आपको नोट जो बुक में वैसे टाइप का, पर सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा दे रही हूँ आपको, ठीक है? तो फर्स्ट स्टार्ट करो राइटिंग। ओके,
First term, systematics. Give the chapter name. First term, systematics. 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 इसका definition. No one will talk now. Systematics लिखा, उसका definition. Study of different kinds and diversity of organisms, study of different kinds and diversity of organisms and their evolutionary relationship, and their evolutionary, EVOLUTIONARY, and their evolutionary relationship. Full stop. Everyone understood the definition? All clear? Any doubts? What are we saying? Study of, pay attention everyone, study of different kind. Diversity मतलब क्या? विविधता. भी बोलते हैं ना डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के पीपल आके एक साथ रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. एंड इवोल्यूशन रिलेशन मतलब क्या? इवोल्यूशन का रिलेशन, जैसे कि फॉसिल और हमारे बीच में कुछ रिलेशन है क्या, हम लोग ट्राई करते समझना, इसको बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशन. दिमाग में गया? ओके. नेक्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाइफन करके, हाइफन मतलब छोटा सा डैश, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका डेफिनेशन. It is arrangement of organism. It is arrangement of organisms in distinct categories. It is arrangement of organisms in distinct categories with a particular and well established plan. With a particular and well established plan. Full stop. With a well established plan. प्लान का मतलब यहाँ पे क्या है कि मुझे पता है अगर मैं कोई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करूँ तो मेरे को बैक ऑफ द माइंड पता है कि मैं कौन से बेसिस पे क्लासिफाई करूँ. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग कौन से बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर. पर जब मैं एनाटॉमी बोल रही हूँ तो मैं कौन से बेसिस पे क्लासिफाई कर रही हूँ? सेल स्टडी के ऊपर कर रही हूँ. सब एम्ब्रियोलॉजी कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? एम्ब्रियो के ऊपर कर रहे हैं. तो मुझे पता है कि कौन से इसमें कौन से कैटेगरी में डालना है. दिमाग में गया? क्लियर? ओके. नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट, आर्टिफिशियल. टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट, आर्टिफिशियल. इसका डेफिनेशन, इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन easily observable and non-evolutionary features. Full stop. Important point, star mark करके, it is classification based on
एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल को अंडरलाइन करना, इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स, अंडरलाइन एक्सटर्नल. ओके, नेक्स्ट हेडिंग नेचुरल सिस्टम. आर्टिफिशियल का उतना ही पॉइंट्स है. नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम, इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरनल फीचर्स. नेचुरल सिस्टम के बारे में, इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरनल फीचर्स okay, it is classification based on internal features. उसमें नेक्स्ट उसी के अंदर सब पॉइंट, it consists of first ultrastructure, it consists of ultrastructure. Next point, anatomy. अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी. दूसरा पॉइंट क्या है? कम ऑन समवन. अल्ट्रास्ट्रक्चर एक, एनाटॉमी. कम ऑन फटाफट. हाँ, फाइलोजेनेटिक्स. एक मिनट क्या? फाइटोकेमिस्ट्री. तो राइट, फाइटोकेमिस्ट्री. मिक्स नहीं करना है टर्म्स. ओके, फाइटोकेमिस्ट्री. आफ्टर दैट एम्ब्रियो का स्टडी को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी. 4 टाइप्स हो गए ना, एनाटॉमी, अल्ट्रास्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री एंड एम्ब्रियोलॉजी. दिमाग में गया? ओके, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. फाइलोजेनेटिक, PHYLOGENETIC, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन. इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिसेंट. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिसेंट. अंडरलाइन इवोल्यूशनरी डिसेंट. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी डिसेंट. डिसेंट्स मतलब क्या? डिसेंडेंट बोलते हैं, पता ना, जनरेशन. ओके, एवरीवन's अटेंशन यार, 1 मिनट. लिखा सबने? पेन्स डाउन नाउ. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूंगी आपके डैडी के डैडी, ऐसे अगर जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंसेस्टर्स बोलते हैं. तो इसी को अगर मैं ऊपर से नीचे बोल रही हूँ तो मैं बोलूंगी मेरे डिसेंडेंट्स है. समझ में आया? जैसे हम लोग बोलते हैं पीडियोम पीडी, जनरेशंस. तो कैन दैट बी कॉल्ड एज डिसेंडेंट्स? यस. अगर जब आप यहां से देखिए, ऊपर देख रहे हो कि आपके डैड कौन थे, आपके ग्रैंडफादर कौन है, उनके ग्रैंडफादर कौन है, तो आप क्या कर रहे हो? हायरार्की कर रहे हो. एग्जैक्ट टर्म्स वी विल बी डूइंग नाउ व्हेन आई कंप्लीट दिस टॉपिक एंड आई स्टार्ट. 2 टॉपिक्स आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे को बोलना है. वन इज कैरलेस लीनियस वाला, बोला था ना कुछ, तो कैरलेस लीनियस साइंटिस्ट ने किया, उसका एक टॉपिक. एंड सेकेंडली ये वाला टॉपिक जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन के टर्म्स पे डालेंगे. क्लियर? ओके, नेक्स्ट लाइन पे fossil records. Next point, fossil records are used to classify. Fossil records are used to classify fossil records are used to classify. Full stop. Next type, chemotaxonomy. Next type, chemotaxonomy. Chemo, 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 taxonomy, TAXONOMY. लिखा? chemotaxonomy. Okay.
यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन, classification of organism based on similarities, classification of organisms based on similarities and differences, based on similarities and differences in the structure of chemical compounds, based on similarities and differences in the structure of chemical compounds. लिखा, wherever you have written structure of chemical compounds उसको underline करना है. Okay, wherever you have written chemotaxonomy, chemo को underline करके ऊपर छोटा सा arrow में लिखना है chemical. समझा? कीमोटैक्सोनॉमी लिखा हमने, डेफिनेशन, कीमो को अंडरलाइन करना है, मतलब कीमो का डेफिनेशन क्या है, तो कीमो मीन्स केमिकल, तो ऊपर फुल इसमें केमिकल लिखो. समझा? ओके. नेक्स्ट, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी definition, it is based on quantification, quantification, quantification मतलब क्या, क्वांटिटी. क्वालिटिफिकेशन बताया, जब हम लोग कोई चीज का क्वालिटी देखते हैं, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी पे जाते हैं. तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या देखते हैं, क्वालिटी देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स का क्या क्वालिटी अच्छा है क्या नहीं. हम लोग क्या देख रहे हैं, खाली कैरेक्टर्स को नंबर्स दिया था, याद आ रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे क्वांटिफिकेशन लिखा ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड quantification of characters and develops an algorithm for classification, and develops an algorithm, ALGORITHM, algorithm for classification. ओके, यहाँ पे सब आपका क्वेश्चन मार्क है कि मैम एल्गोरिदम क्या है, अभी तक एल्गोरिदम बोला नहीं कुछ. अभी ध्यान सबका यहाँ पे. बेसिकली नंबर्स हो गया, हमने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को बुलाया, उसके हर एक कैरेक्टर्स को नंबर डाल के उसको डिफाइन किया. बट इन्होंने क्या किया, अभी यहाँ पे मेन पॉइंट, उन्होंने उसका एक फॉर्मूला बनाया. तो ये फॉर्मूला मतलब नंबर लेने का उसका एक फॉर्मूला बनाया था ना मैथ्स में, इसको उन्होंने नाम दिया है एल्गोरिदम. अब ये तुम्हारे मैथ्स वाला कंसेप्ट नहीं है, ये साइंटिस्ट मैथ्स वाले प्रो नहीं थे, उन लोग ने खाली क्या किया, इसको थोड़ा सा नंबर देके क्लासिफाई करने का टाइप किया, इसके लिए इसको बोला है नंबर लेके इसका एल्गोरिदम बना है. मतलब क्या, लेटर कैन आई यूज दैट टू बी रिप्रेजेंटेड एज माई ग्राफिकल फॉर्मेट. नंबर्स है तो हम लोग ग्राफ भी बना सकते हैं ना, पाई चार्ट बना सकते हैं, तुम्हारा बार ग्राफ बना सकते हैं, तो उसको इन्होंने क्या बोला है कि नंबर डाला है, जिसके लिए बोला एल्गोरिदम. दिमाग में गया, बेसिक कंसेप्ट आपको समझा, साइंटिस्ट ने क्या किया, नंबर, कैरेक्टर्स को नंबर डाला, ठीक है, पर ये हमेशा वो नंबर डालते तो नहीं रहेंगे ना, वो नंबर का भी एक एल्गोरिदम बनाया उसने, एक फॉर्मूला बनाया. तो मतलब क्या कि लेटर उसको कुछ समझने के लिए और समझेगा, इजी डेटा करने के लिए. क्लियर? तो वो नंबर टर्म को एल्गोरिदम. तो अगर आपको कभी मैच द फॉलोइंग में कभी पूछा कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी रिलेटेड टू क्या, नंबर्स भी बोल सकते हो, नंबरिंग कैरेक्टर भी बोल सकते हो, एल्गोरिदम्स भी बोल सकते हो. समझा? कीवर्ड समझ में आ रहे, जैसे कि हम लोग ने एक्सटर्नल के लिए क्या बोला था, आर्टिफिशियल. इंटरनल क्या रहेगा, नेचुरल. फाइलोजेनेटिक क्या रहेगा, फॉसिल्स. क्लैडोग्राम क्या रहेगा,
ब्रांचिंग पैटर्न, ब्रांचिंग डिस्टेंस, ब्रांचिंग पैटर्न। डीएनए बार कोडिंग क्या रहेगा? समथिंग डीएनए सीक्वेंस बार कोडेड। तो नाउ इफ आई आस्क यू अबाउट न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या रहेगा? नंबर्स हो सकता है, या फिर नंबर्स विद कैरेक्टर्स, या फिर एल्गोरिदम्स। दिमाग में गया? हर एक शॉर्ट टर्म्स आ रहे हैं? ओके, क्लियर। फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लाइन पे लिखो, और नेक्स्ट लाइन के सेंटर पे लिखो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट लाइन के सेंटर पे लिखो ऑर्गेनिजम्स, डाउन एरो करके ऑर्गेनिजम्स लिखा, उसके डाउन एरो पे कैरेक्टर, एंड उसके डाउन एरो पे नंबर्स। समझा क्या किया यहां पे? ऑर्गेनिजम्स लिया, उसके कैरेक्टर्स को उन्होंने नंबर दिया। समझा? ऑर्गेनिजम्स, एरो करके कैरेक्टर्स, एरो करके नंबर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, क्लैडोग्राम, CLADOGRAM, क्लैडोग्राम, CLADOGRAM। It is a typical branching pattern. It is a typical, ट्री के ब्रांचेस देखा है ना, तो इट इज अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न, TYPICAL, टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न। दैट इज कैसे लिखोगे? ऐसे लिखते हैं ना, I.E, फुल स्टॉप। दैट इज ट्री लाइक, मतलब ट्री जैसे दिखता है, तो दैट इज ट्री, TREE, लाइक, LIKE। हाँ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, डीएनए बार कोडिंग, डीएनए बार कोडिंग। इसका डेफिनेशन, इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, इट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन DNA sequence. It is classification based on DNA sequence from tiny tissue, tiny मतलब छोटा, तो from tiny tissue samples, from tiny tissue samples of an organism, from tiny tissue samples of an organism, full stop. It helps to identify, next point, it helps to identify new species. It helps to identify new species Next point, it has two major steps. It has two major steps. First, collecting DNA, collecting DNA data. First step, collecting DNA data of known species. Collecting DNA data of known species. Known species मतलब क्या? ऐसे species जिसको हम लोग पहचानते हैं, पता है मुझे ह्यूमन एक है, तुम्हारे कोई एनिमल्स एक है, दूसरा कोई लो ना, टाइगर, लायन, किसी का भी हम लोग को स्टडी करना है, तो पहले जो है उनका डेटा मैं कलेक्ट करूंगी। फर्स्ट स्टेप लिखा। सेकेंड स्टेप, मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस, मैचिंग द barcode sequence of unknown sample, matching the barcode sequence of
unknown sample against the unknown sample against the known sample species against the known KNOWN, okay, against the known sample species, ब्रैकेट में लिखोगे DNA बारकोड लाइब्रेरी, नोन सैंपल स्पीशीज ब्रैकेट में DNA बारकोड लाइब्रेरी. समझा? पेन्स डाउन एवरीवन, अटेंशन यार. इतना समझा तो कैन आई से कलेक्टिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज बारकोड लाइब्रेरी. कैन आई से मैचिंग हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड अननोन स्पीशीज. इतना समझा? दिस इज योर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक. दिमाग में गया? सबका सब दिमाग में गया? ओके. नेक्स्ट लेक्चर से नाउ फॉर टुडे दिस टॉपिक इज वन टॉपिक. इसके बाद टॉपिक इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं, बस ध्यान नहीं करना है. ओके. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से व्हाट आई विल डू, व्हेनेवर पॉसिबल आई विल ट्राई टू गेट सम एमसीक्यूज. मतलब जितना पढ़ाया ना आज के लिए मैं आपको डिक्टेट करके बोलूंगी, आपको दिमाग लगा के आंसर सॉल्व करना. तो आपको क्या होगा, जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो रिलेट करने आ रहा है क्या, वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने आ रहा है क्या, दैट ऑल्सो वी विल डू इन द लेक्चर. ज्यादा नहीं, 3-4 करेंगे, ठीक है. पर जितना टॉपिक वो लेक्चर में क्या उतना ही टॉपिक. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के लिए हायरार्की क्या है अभी. हाँ, नाउ आई विल गिव यू अ डिस्क्लेमर. अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई हो गया, नाउ पे अटेंशन यार. नाउ ये चैप्टर में अपने पास ऑलमोस्ट 4 to 5 टॉपिक्स है. फर्स्ट टॉपिक था ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक, फिनिश. इतना ही है. तो क्लासिफिकेशन के टॉपिक में अगर मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइज करूं तो आई वुड से सिस्टमैटिक्स इज वेर आई एम क्लासिफाइंग डिफरेंट काइंड्स एंड डाइवर्सिटी को अलग अलग ग्रुप में डाल रही हूँ. इसमें आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट, artificial classification, that is classification based on external features. Natural classification, classification based on internal features. Third type कौन सा था? Third type phylogenetic कौन सा है? Classification based on fossil evidences. Then next type numerical taxonomy, classification based on numbers और एक important term algorithm. Next type cladogram, classification based on branching descents. Next type chemotaxonomy, classification based on chemical taxonomy. Last, DNA barcode. That was your first topic of the chapter. Last bench ध्यान यहाँ पे बाद में. That is the first topic of your chapter. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि क्लासेस को भी कैसे कैसे करना है. जैसे कि हम लोग देखते हैं कि स्कूल के अंदर अभी तुम्हारे पास एक बैच है, तो यहाँ पे भी कैसा है, मॉर्निंग बैच एक है, एक इवनिंग बैच है. तो डोंट आई फील क्लासिफिकेशन के अंदर भी क्लासिफिकेशन हुआ है. अभी आप तो एक्चुअली सब लोग 11 साइंस के, पर हमने क्या किया, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज टाइमिंग हमको क्लासिफाई किया आपने कि आपको एक जन को मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून कॉलेज जाएगा, तुम लोग मॉर्निंग आ जाओ लेक्चर, जिसको मॉर्निंग कॉलेज है वो इवनिंग आएगा लेक्चर. दिमाग में आया? तो अभी तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है जो चैप्टर का, दैट इज क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन. समझ में आया? इजी है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इजी है, 100% यू विल अंडरस्टैंड. थर्ड टाइप आता है, फिर एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है R.H. विटेकर. अभी इसने बहुत साल पहले कुछ क्लासिफाई किया. इसने क्या क्लासिफाई किया बताया? इसने पहले टाइम बोला कि एक कीड़ा एंड एक एनिमल को साथ में हम लोग नहीं रख पाएंगे. समझा इसने क्या बोला? इसने बोला नेचुरल वगैरह सब बराबर है, मैं भी नेचुरल को फॉलो करता हूँ, पर उसमें नेचुरल में भी हमको और क्लासिफाई करना पड़ेगा. मतलब क्या, कीड़ा को कीड़े के कैटेगरी में, प्लांट्स को प्लांट्स के कैटेगरी में, फंगस को फंगस के कैटेगरी में, ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी डालेंगे. तभी तो मुझे पढ़ने में मजा आएगा ना, तभी मेरे को समझेगा कि प्लांट्स, अगर मैं आपको बोलूंगी कोई प्लांट्स किसके पीछे भाग रहा है, आप बोलोगे मैम पागल हो गई है, ऐसे बोलेंगे ना डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि प्लांट्स नहीं भाग सकते. हाँ, जो बोलेंगे नहीं पागल है लोग अच्छे, ठीक है. ऐसे मैं बोलूंगी कि प्लांट्स भाग नहीं सकते. बट व्हेन आई से एनिमल को देखो, अभी यहाँ से जब रास्ते से आप जाते हो, छतरी रहता है हाथ में, देखा होगा बहुत जन चलते चलते डॉग को छतरी मारते. एक टाइम मारो, दूसरे टाइम मारो, तीसरे टाइम देखो क्या होता है. वो डॉग पहले एक टाइम डरेगा आपसे, सेकेंड टाइम भी थोड़ा सा आपको दिखाएगा डर, थर्ड टाइम आपके आंखों पर चढ़ने आएगा, आप क्या करोगे, भागने लगो. दैट मीन्स कैन आई से दैट डॉग्स आर इजी टू रिएक्ट. प्लांट क्या करेगा? प्लांट क्या करेगा? रोज जाके छाता मारो प्लांट पे, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा, और क्या ही करेगा. बोलेगा छोड़ो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये पागल इंसान मेरे को मार रहा है रोज, मैं मर जाता हूँ. Plants also have sense.
प्लांट्स ऑल्सो रिएक्ट टू हाउ यू टॉक टू देम। इसके ऊपर न्यू रिसर्च टॉपिक आया है, न्यू रिसर्च पेपर भी आया है। अभी इसके ऊपर आप थोड़ा मेरे को इन्फॉर्मेशन लेके आओगे। क्या बोला मैंने, कौन सा टॉपिक पे? प्लांट्स डू हैव सेंस, मतलब अगर आप प्लांट्स को जिस तरीके से बात करोगे वैसा वो ग्रो दिखाएगा। ये टॉपिक आपने 100% एक्सपीरियंस भी किया होगा, पर अभी मैं आपको वो डिस्क्लेमर नहीं दूंगी, वो मैं बाद में दूंगी। आपको होमवर्क क्या रहेगा? अंडरस्टैंड अबाउट ये टॉपिक, प्लांट्स का जो सेंस वाला टॉपिक है वो। ओके, तो ये जो टॉपिक है RH विटेकर ने इसको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। आप बोलोगे मैम क्या है 5 किंगडम? फर्स्ट वाला मोनेरा, अभी सब टर्म्स आपको अलग लगेंगे एक्सेप्ट फॉर लास्ट 3 टर्म्स, बाकी आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा। मोनेरा प्रोटिस्टा, क्या टर्म बोला? एक बोला मोनेरा, एक बोला प्रोटिस्टा। थर्ड है फंजाई, तुम्हारा फंगस वाला फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इसमें आप बोलोगे मैम फंगस, प्लांट, एनिमल पता है, ये स्टार्टिंग के तो थोड़े गड़बड़ है, वो पता करना मेरा काम है। आपको दिमाग में गया क्या किंगडम्स था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अभी ये चैप्टर में आपको पढ़ना है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। समझा? ये चैप्टर में आउट ऑफ द 5 आप 3 ही पढ़ने वाले हो, बाकी का आपके बुक में भी लिखा है। यू विल बी स्टडिंग प्लांटे इन द नेक्स्ट चैप्टर किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया इन द नेक्स्ट चैप्टर किंगडम एनिमेलिया। दिमाग में गया? तो उसके लिए तो पूरा चैप्टर दिया है, तो ये चैप्टर में हमने को 3 पढ़ना है। अभी यहाँ पे आपका मेन समझने वाला टॉपिक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, इन तीनों में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ध्यान यहाँ पे, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फंगस। समझा? मोनेरा प्रोटिस्टा में एक लेक्चर में खत्म कर सकते हो, आपको समझने में इजी है, मेरे को समझाने में भी इजी है। फंगस मेरे को समझाने में इजी है, मेरे लेक्चर के बाद आपको भी इजी लगेगा। समझ में आया? फंगस का लाइफ साइकिल पे थोड़े क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, एंड वही टॉपिक है जो स्टूडेंट्स डरते हैं। आई डोंट नो व्हाई हाउ, पर स्टूडेंट्स गेट स्केर्ड ऑफ दैट टॉपिक। बट यू ऑल कैन टॉक टू योर सीनियर्स एंड आस्क कि लियांस मैम ने वो फंगस का टॉपिक पढ़ाया था तो समझा कि नहीं। आप खुद से देख लो, एंड नहीं तो आप क्या करो, आपका टॉपिक पढ़ने के बाद या फिर आपके कॉलेज, अभी कॉलेज तो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इफ यू नो समवन फ्रॉम डिफरेंट क्लास, उनको पूछो ये फंगस का टॉपिक किया है क्या, उसके क्वेश्चंस आते हैं क्या तुमको। देखो, आई कैन गिव यू ओपन चैलेंज कि बहुत सारे जन उनको छोड़ देते हैं वो टॉपिक को, बट इट इज वेरी ब्यूटिफुल। खाली उनका जो डायग्राम है ना, जो बुक में आपको बोलते हैं ना नॉर्मल दिखाते हैं, वो थोड़ा दिमाग के ऊपर जाता है। तो मेरे पास मेरे खुद के डायग्राम है जो आपको और मेरे को दोनों समझेगा, और आपका क्वेश्चन निकालेगा, वो डायग्राम मेरे पास है, तो वो मैं आपको नॉर्मली नोट्स देती हूँ। अभी यहाँ तक, इसके बाद वाला एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन समझा, वो टॉपिक का थोड़ा नोट्स दूंगी। उसके बाद का पूरा पीपीटी अपने पास, सो वेर एवर नीडेड देयर ओनली आई विल बी गिविंग यू नोट्स। पीपीटी मैंने एनसीईआरटी टॉपिक पे लिया है, बहुत सिंपल पीपीटी है। पीपीटी में मैं आपको जितना जितना टॉपिक होगा उतना उतना मैं मैम को देती हूँ, उतना ही आपको पढ़ के आना है। क्लियर? ओके, नाउ थोड़ा सा सिंपल टॉपिक लेते हैं, बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट 2 टॉपिक्स इन अ डे, तो हमारा सीक्वेंस अच्छा बैठता है। एंड यू विल हैव डन रियली वेल, मतलब इतने टाइम जितना मैंने प्रिपेयर किया तो उतने टाइम में परफेक्ट अपन चल रहे हैं। ठीक है? हाँ, क्या हुआ? कौन कुछ तो बोला? ओके, पे अटेंशन। नाउ इफ आई आस्क यू समथिंग कॉल्ड एज हायरार्की, पता है क्या है हायरार्की? अभी आप सब में ऐसा कोई मॉनिटर वॉनिटर बन गया क्या यहाँ पे? ऐसा है ये क्लास में? अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, होगा शायद, देखते हैं, इफ नीडेड देन। ओके, स्कूल में सब लोग गए हो, अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन या फिर कुछ भी डाउट था तो आप क्या करते? पहले किसको अप्रोच करोगे? आपके मॉनिटर को, क्लास मॉनिटर को कंप्लेंट देते हो, अरे ये लड़की ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। वो मॉनिटर ने अगर आपको सोल्यूशन नहीं दिया तो किसके पास जाते हो? आपके टीचर के पास जाते हो। टीचर ने भी आपको बोला कि आप पागल, आप कुछ नहीं कर सकते, जान दो, आपको छोड़ दिया, तो उसमें अगर टीचर ने भी आपको कुछ हेल्प नहीं किया तो किसके पास जाते हो? प्रिंसिपल के पहले एक वाइस प्रिंसिपल आता है, ठीक है, उसके पास जाते हैं हम लोग। वाइस प्रिंसिपल ने भी आपको कुछ घास नहीं डाला, खड़ा नहीं किया, तो किसके पास जाओगे? अभी प्रिंसिपल ने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं, झाड़ दो, छोड़ दो, मैटर ही गया वहां पे। पर आइडियली उतना तक नहीं पहुंचता है। यहाँ पे जो मैं समझाने का ट्राई करी, इसको, ये लेवल्स को बोलेंगे हम हायरार्की। समझ में आया? प्रिंसिपल को नहीं देखना है, नहीं सोचना है, यहाँ पे आ जाओ वापस क्लास में, मेरे पास यहाँ पे। ओके, ऑल स्टूडेंट्स पे अटेंशन। हो गया सब? ड्राइंग आर्टिस्ट सब बाद में, लेक्चर के बाद।
ओके, सबका नाम विम लिख के आराम से बाद में। पे अटेंशन, दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज हायरार्की। क्या बोलेंगे इसको? नाउ देयर इज अ स्मॉल निमोनिक्स टू अंडरस्टैंड दिस टर्म रियली वेल। कोई तो बैकग्राउंड में बड़बड़ कर रहा है जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है, शांत रहो। यहाँ पे देयर इज वन सिस्टम जिसको हम लोग बोलेंगे हायरार्की। अभी एक है मेरे पास किंग और एक है मेरे पास सर्वेंट। एक है राजा, एक है, अभी सर्वेंट को हिंदी में को नहीं पता, नौकर। ओके, नाउ राजा और नौकर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन रहेगा? कौन है? क्या बोलने वाला नौकर इंपॉर्टेंट रहेगा? इमीडिएटली रिप्लेस। हाँ, कौन है वो इंपॉर्टेंट? वो नहीं तो नहीं बोला, आप ही बोल रहे हो। ओके, पे अटेंशन, पे अटेंशन। किंग एंड सर्वेंट में आइडियली दिमाग वाले लोग बोलेंगे किंग इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर्वेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनका कुछ अलग लॉजिक। ध्यान यहाँ पे। नाउ व्हेन आई टेल यू अप्रोचेबल कौन रहेगा? इजीली अप्रोचेबल राजा को जाएगा, उसको पता भी नहीं रहेगा आप कौन हो, बोलेगा कहा मेरे किंगडम के हो, ठीक है आ जाओ। सर्वेंट को बराबर पता होगा क्योंकि आपने कभी ना कभी उसे इंटरेक्ट किया है, कुछ नहीं तो आपने उसके सामने दिखाया होगा कि मैं सर्वेंट तो नहीं हूं, मैं तो यहाँ का मैनेजर हूँ। समझ में आया? तो यहाँ पे जो ये क्लासेस है इसको हमने बोला है सिस्टमैटिक या फिर क्लासिफिकेशन। किसका है? क्लासिफिकेशन का क्लासिफिकेशन, सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है, दैट इज KPCOFGS। आप बोलोगे क्या है? किंग फिलिप कॉल्ड आउट फॉर गुड सूप। निमोनिक्स है उसका, सीक्वेंस आपको याद रखना है। निमोनिक्स मतलब क्या? ऐसा एक टर्म जो आपको ये लेटर याद दिलाने को हेल्प करता है। किंग फिलिप कॉल्ड आउट फॉर गुड सूप मतलब क्या? हम लोग बोलते हैं ना कि वेटर को बुलाओ, लेके आओ अच्छा सूप। तो किंग फिलिप कॉल्ड आउट फॉर गुड सूप। क्लियर? आप बोलोगे मैम सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है क्या? 100% इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसका निमोनिक्स बना है। आपको इसके अलावा कुछ भी बनाना है, यू आर 100% फ्री टू डू दैट। ओनली थिंग, मेरे काम का थिंग क्या है, आपको ये सीक्वेंस में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं KPCOFGS वाला सीक्वेंस है तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि मैम यही सीक्वेंस रहेगा। समझा? आप उसमें आपके फ्रेंड के ऊपर नाम बनाओ, बाजू वाले पे नाम बनाओ, आई हैव नथिंग टू डू, मेरे को सीक्वेंस से लेन देना है। जिसको मेहनत नहीं करनी, दिमाग नहीं लगाएगा, वो क्या बोलेगा? किंग फिलिप कॉल्ड आउट फॉर गुड सूप। दिमाग में गया? ओके, अभी यहाँ पे अटेंशन दो। ये जो है ये पूरा सिस्टम, इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सब याद करो, अभी यहाँ पे ध्यान, 2 मिनट्स ध्यान दोगे सब लोग। इसको पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये हर एक ग्रुप है, इसको हम लोग बोलेंगे टैक्सॉन। ये एक एक जो ग्रुप है ना, एक टैक्सॉन, 2 टैक्सॉन, 3, 4, 5, 6, 7, कैन आई से 7 टैक्सॉन टुगेदर फॉर्म 1 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पूरा एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 7 छोटे छोटे टैक्सॉन आके एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। निमोनिक के एग्जाम्पल में स्टैंडर्ड 1, हाँ ये स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10 तुम्हारा क्लास फॉर्म करता है, पूरा का पूरा तुम्हारा स्कूल फॉर्म करता है। उसमें हर एक जो स्टैंडर्ड है वो तुम्हारे साइंटिफिक टर्म में क्या बोलेंगे? टैक्सॉन है। दिमाग में गया? क्लियर हुआ? कैन आई से सिस्टम ऑफ, कैन आई से टैक्सॉन 1 to 4 consist of primary section, taxon 5th to 10 consist of secondary section। दिमाग में आया? पूरा का पूरा स्कूल हो गया, स्कूल में 2 डिवीजन है, तो हम लोग अभी डिवीजन के अंदर पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा आपको, मैं चाय पी के आती हूँ।
ओके, कमिंग बैक टू माई टॉपिक, हर एक यहाँ पे छोटे छोटे कैटेगरीज को क्या बोला था? टैक्सॉन. फटाफट आंसर देना, यू हैव टू बी एक्टिव थोड़ा सा. TAXON. कैन आई से 7 टैक्सॉन टुगेदर फॉर्म वन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? इतना तक का सबको क्लियर है, मुझे भी क्लियर हुआ. ठीक है, ओके. नाउ पे अटेंशन यार, ये जो सिस्टम है, जब मैं टॉप टू डाउन देख रही हूँ, मतलब क्या, अगर मैं यहां से डाउन देख रही हूँ तो कैन आई से हायरार्की कम कम होते जा रहा है. मतलब किंगडम से अगर मैं नीचे आ रही हूँ स्पीशीज के पास, हायरार्की कम हो रहा है. वेर एज वाइस वर्सा, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम डाउन टू टॉप, यहाँ पे हायरार्की बढ़ रहा है. सर्वेंट को नीचे रखा है, किंग को ऊपर रखा है. व्हेन सर्वेंट इज डाउन, द हायरार्की इज लो. किंग इज द टॉप मोस्ट हायरार्की. इतना क्लियर हुआ? अभी इसका नामकरण, इसका नामकरण क्या है? फर्स्ट कैटेगरी को हम लोग बोलेंगे किंगडम. क्या बोलेंगे? एवरीवन नो. सेकेंड कैटेगरी को बोलेंगे फाइलम. क्लियर? थर्ड क्लास, ऑर्डर, फैमिली. परफेक्ट. जीनस एंड स्पीशीज. स्पीशीज. बस हो गया, बस बस. पे अटेंशन यार, हो गया. ऑल स्नेक्स आर इन द क्लास नाउ. हो गया सबका स्नेक गिरी करके. ध्यान यहाँ पे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. क्लियर? KPCOFGS. अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये जो सिस्टम है जहां पे द टर्म फाइलम कम्स, इट इज क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स. समझ में आया? एनिमल का जब मैं क्लासिफाई करूंगी तो मैं बोलूंगी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. दिमाग में गया? नाउ व्हेन आई हैव टू क्लासिफाई प्लांट्स, तो मैं फाइलम के जगह पे यहां पे लिखूंगी डिवीजन. दिमाग में गया? बोलने का मतलब क्या, यहां पे P के जगह पे D रहेगा. जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ, कोई स्कूल में हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड. उसके पहले हम लोग बोलते हैं सीनियर KG, जूनियर KG. याद आ रहा है? जूनियर KG, सीनियर. दूसरे स्कूल में क्या बोलते हैं? कभी कभी हम लोग बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे? L1, L2. मतलब क्या? लोअर क्लास 1, लोअर क्लास 2. तो अगर मैं सीनियर KG को L1 भी बोल सकती हूँ, या फिर मैं सीनियर KG भी बोल सकती हूँ. अगर वो लोअर क्लास 2 है, मतलब क्या, L1 से नीचे, तो वो जूनियर KG हम लोग के भाषा में. समझ में आया? तो प्लांट्स का जब सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, वहां पे आप हमेशा ये टर्म देखोगे, डिवीजन. वो लोग क्या बोलेंगे? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. समझा? काम सेम है, खाली नाम अलग है. एनिमल के सिस्टम में क्या बोलेंगे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. 100% क्लियर? तो कैन आई से, अगर आपको ये सीक्वेंस आया KPCOF जैसा, आप बोलोगे दिस क्लासिफिकेशन इज फॉर एनिमल्स. अगर आपको ये सीक्वेंस है KD, फिर बाद में COFGS, तो आप बोलोगे दैट क्लासिफिकेशन इज फॉर प्लांट्स. 100% क्लियर? ओके. अभी अपने को हर एक क्लासिफिकेशन में थोड़ा पढ़ना है. ये पढ़ने के लिए इसका नामकरण किसने दिया था? एक साइंटिस्ट का नाम बोला था मैंने पढ़ाने के टाइम पे, याद आ रहा है? लीनियस. कैरोलस लीनियस इसका नाम है. लीनियस आपके बुक में दिया होगा. कैरोलस लीनियस इसका पूरा नाम है. इसने नामकरण को क्या बोला था? अभी नामकरण को हम लोग बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, कोई बोलेगा क्रिस्निंग, कोई बोलेगा बादशाह, कोई बोलेगा कोई और. साइंटिफिक नेम के नामकरण को हम लोग बोलेंगे नोमेनक्लेचर. क्या बोलेंगे? अब आप बोलोगे क्या है ये कंसेप्ट? पहले ध्यान देखो. नोमेनक्लेचर. आप बोलोगे इसको मतलब क्या? जब मैं बोल रही हूँ नोमेनक्लेचर, दैट इज द नेमिंग सेरेमनी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिमाग में गया? किसने दिया? कैरोलस लीनियस करके साइंटिस्ट ने दिया. जब ये नोमेनक्लेचर दे रहा था, इसने बोले मेरे पास 3 रूल्स थे. ये जो नाम है हम लोग जो पढ़ते हैं ना, मैंजिफेरा इंडिका, कोकस न्यूसिफेरा इज कोकोनट का नाम. आपको नहीं समझेगा, अभी यहाँ पे ध्यान दो. मैंजिफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, अभी तक तो इतना पता होगा. कोकस न्यूसिफेरा साइंटिफिक नेम ऑफ कोकोनट, बोलते ना हम लोग कोकोनट, उसका साइंटिफिक नेम इज कोकस न्यूसिफेरा. फिर साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो सोलानम ट्यूबरोसम. आप बोलोगे क्या है ये सब अजीबोगरीब नेम?
Now why it is अजीबो गरीब, you know why? Because this naming thing is given in Latin. ये जो नेम्स है ना ये लैटिन लैंग्वेज में, तो ऑब्वियसली हम लोग को लैटिन लैंग्वेज आता नहीं है, तो हमारे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज होगा कि ये क्या नेम है, पर उनके लिए वो कॉमन होगा. जैसे कि अगर मैं आपको बोलती हूँ नॉर्मली, इफ यू रिमेम्बर बैक देन हमको सबको सरनेम होता है. अभी तो अपने पास सरनेम हम लोग को एंसेस्टर से मिलता है, पर जब सरनेम बना ना तभी कैसे था, जो आप काम कर रहे हो वो बेसिस पे आपको नाम दिया था. जैसे कि फाइव समवन सरनेम इज जस्ट कॉल्ड एज अ पाटिल, मतलब वो गांव का उसका जो हेड रहेगा, वो जो पर्सन वो एक्चुअली गांव का कोई सरपंच रहेगा, इसके लिए उसका नाम हो गया पाटिल. समझ में आया? तो जैसा काम वैसा नाम दिया. सो व्हाई वाज दिस क्लासिफिकेशन डन? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कौन कहाँ पे है. इफ यू गो टू योर नेटिव प्लेस, आप देखोगे कि आपके सरनेम वाले आपके आजू बाजू में ही रहते हैं. यहाँ पे मुंबई में हमारा सब मिक्स्ड, पर गांव में जब हम लोग जाते हैं तो देखेंगे ना कि हर एक गांव का, इनफैक्ट इफ यू मीट समवन इन द ट्रेन, आप उनसे बात करना स्टार्ट करोगे, फॉर गोइंग टू योर नेटिव प्लेस, यू विल अंडरस्टैंड कि आप दोनों अगर सेम ही एरिया से हो, आप में बहुत कॉमन कैरेक्टर्स दिखते हैं. जैसे कि अगर ट्रेन में आपको कोई पुणे वाला दिखेगा, उनका मराठी एक्सेंट से आप बोल सकते हो कि पुणे का है. अगर आपको कोई साउथ इंडियन दिखेगा, उनके इंग्लिश एक्सेंट से आप बोलोगे कि वो साउथ इंडियन है. नॉट 100% से, मैं हमेशा नहीं बोल रही हूँ, कभी कभी ऐसा भी कोई पुणे वाला होगा जिसको मराठी नहीं आ रहा है, ऐसे भी कोई साउथ इंडियन होगा जिसका इंग्लिश एक्सेंट बहुत अच्छा है. एक्सेप्शन ज्यादा है, बट हम लोग ऐसे जज करते हैं. समझ में आ रहा है? कंसेप्ट बनाने का ट्राई करो. तो जब ये नाम आपको जो स्ट्रेंज लग रहा है, क्यों स्ट्रेंज लग रहा है आपने को समझना है, क्योंकि वो नाम अपने भाषा में ही नहीं है, वो कोई दूसरे भाषा में. पर क्या आपको समझना है? हाँ, आपको उसको बाय हार्ट करना है, क्योंकि दुनिया में हम लोग वही नाम यूज करते हैं. कहाँ पे यूज करते हैं? भाजी मार्केट में नहीं यूज करते कि मैंजीफेरा इंडिका दे दो, फोकस लूसीफेरा दे, वो आपको मारेगा पकड़ के. आप कहाँ पे यूज करोगे? जब सामने वाले को साइंस आता होगा, जैसे कि मेरे सामने या फिर दूसरे कोई मैम के सामने आप यूज करोगे, तो हमको समझेगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो. दिमाग में गया. तो ये वाला एक्स्ट्रा शाइनिंग बाहर जाके नहीं मारना है कि हमको मैम ने मैंजीफेरा इंडिका सिखाया, हम लोग सब पागल समझेंगे आपको. वेरी क्लियर? ओके. नाउ जब ये साइंटिस्ट नामकरण कर रहा था, इसने बोले मेरे पास 3 रूल्स है. तो हमने बोला ठीक है, क्या रूल है? उसने बोला अभी जैसे कि आपका फॉर्मल डॉक्यूमेंट आता है, आपका 10th का रिजल्ट, उसमें आपका नाम कैसे आता है? नेम पहले आता है, सरनेम पहले आता है, फिर नेम आता है. तो उसने भी बोला कि मेरे हिसाब से सरनेम पहले लिखोगे और नेम बाद में लिखोगे. आप बोलोगे सरनेम क्या है? यहां पे जो जीनस और स्पीशीज है, जिसमें जीनस इज योर सरनेम, ध्यान यहां पे, स्पीशीज इज योर नेम. कंसेप्ट बनाने का ट्राई करो. पहले आप सरनेम लिखोगे, फिर आप नेम लिखोगे. नाउ इन द एग्जाम्पल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, कहां पे गया? ओके. अभी ये एग्जाम्पल में जीनस क्या रहेगा एंड नेम क्या रहेगा? जीनस क्या रहेगा? मैंजीफेरा. एंड स्पीशीज क्या रहेगा? इंडिका. तो कैन आई से जीनस इज द सरनेम एंड स्पीशीज इज द नेम? कंसेप्ट बनाने का ट्राई करो. ध्यान सबका यहाँ पे, उन्हीं 5 मिनट्स का कंसेप्ट है. ओके, ध्यान यहाँ पे. अभी आप थोड़ा लॉजिक लगा के मुझे बोलो, आपके घर में क्या आपका नाम और आपके सिबलिंग का नाम सेम होता है क्या? टाइम पास में कभी पेरेंट्स नेम करते हैं क्या सेम कि इसको एक नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके कुछ? क्यों नहीं करते? कंफ्यूजन होगा. टू अवॉइड कंफ्यूजन, आप दोनों का नाम बहुत डिफरेंट होता है. ट्विन्स होंगे तो कभी कभी हम लोग थोड़ा सिमिलर नाम देते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं ना, नहीं दोनों का नाम बहुत सिमिलर है, याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज होते हैं. समझ में आया? नाउ व्हेन टू अवॉइड कंफ्यूजन हम लोग क्या करते हैं? नेम को अलग अलग रखते हैं. तो कैन आई से स्पीशीज नेम विल बी डिफरेंट फॉर ऑल? समझ में आ रहा है? स्पीशी का नेम विल बी डिफरेंट फॉर ऑल. आपका सरनेम और आपके भाई का सरनेम सेम है, तो कैन आई से सरनेम कैन बी शेयर्ड बाय एटलीस्ट 2 ऑफ देम. आपको अगर 2 भाई है तो आपका दोनों का सरनेम सेम होगा, 4 भाई है सेम होगा, 5 है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्लियर? तो कैन आई से स्पीशीज नेम इज 100% यूनिक, बट योर जीनस कैन बी कॉमन.
तो कैन आई से 2 people कैन शेयर द सेम सरनेम, आप बोलोगे 100%. कैन 3, 4 और 5 ऑफ देम शेयर द सेम फैमिली नेम. फैमिली नेम आता है, पता है गांव में अपन चाहते हैं अपना घर का नाम होता है एक, यहाँ पे तो अपने पास ऐसे घर का नाम है, गांव में बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आपका घर का, आपके ग्रैंडफादर का घर का नाम रखते हैं ना हम लोग कि ये घर, लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर समवन कॉल्ड एज ओमकार, तो आई वुड से ना ओमकार's मैंशन, से लिखा होता है ना घर के बाहर नेम होता है ओमकार's मैंशन. या फिर इसका जैसे कि शाहरुख खान का है मन्नत, तो मन्नत इज द हाउस नेम. आइडियली उससे तो ऐसा रैंडम एग्जाम्पल है, पर गांव में अपना जो हाउस नेम रहता है वो अपना फैमिली नेम पे रहता है. इसके लिए जब आप गांव में जाते हो यू इजीली कैन अंडरस्टैंड, आपका जो एंसेस्टर रहेगा ना उधर कोई अंकल वगैरह, वो लोग इजीली बोलेंगे कौन से घर में. अगर आप किसी फ्रेंड के घर पे जाते हो रहने को, वो पूछेगा ना कहाँ पे आए हो रहने के लिए. जब आप बोलोगे कि मैं इसके घर पे आया, तो वो फट करके रिलेट करेगा इसके घर पे, मतलब इसका कोई रिलेटिव है. समझ में आ रहा है कंसेप्ट. तो कैन आई से फैमिली नेम कैन बी शेयर्ड. अभी आपका कंसेप्ट ये वाला बनेगा. ओके, पे अटेंशन. किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. कैन आई से स्पीशीज नेम इज 100% डिफरेंट, आप बोलोगे यस. सरनेम कैन बी शेयर्ड बाय 2, आप बोलोगे यस. फैमिली नेम, आप, आपकी मम्मी, आपकी डैडी, आपका भाई, आपका बहन, एक ही सरनेम वाला होता है, एक ही फैमिली होता है. जैसे कि आपको कैसे हम लोग बोलेंगे, आपके डैड के नाम से हम लोग बोलते हैं ना कि इसका फैमिली है ये. अगर आप लोग 3-4 ब्रदर्स हो, डैड को आपको 3-4 चाचा है आपको, तो आप क्या बोलोगे, आपके डैड का नाम बोलोगे तो आपके उसके डैड के फैमिली के अंदर आप आ जाओगे. चाचा का नाम लिया मतलब क्या, उसके फैमिली में उसके बच्चे आएंगे, उसकी बीवी आएगी. समझा. तो कैन आई से फैमिली नेम कैन बी शेयर्ड बाय मेनी पीपल. अभी पूरा फैमिली को यहाँ पे अगर निमोनिक्स में बोलना है तो मैं बोलूंगी ऑर्डर. बोलने का मतलब अगर मुझे आपको ट्रेस करना है, गिव एनीवन्स नेम. आपका नेम क्या, मिडिल मैन? सौंदर्य. इफ आई वांट टू ट्रेस सौंदर्य हियर, तो क्या मैं सीएसटी स्टेशन पे जाके चिल्लाऊंगी क्या सौंदर्य सौंदर्य कहाँ पे आ जा? नो. व्हाई? they'll find that I'm crazy there. If I want to trace her, I know where to find her. How? तो मैं बोलूंगी नॉर्मली मेरा किंगडम यहाँ पे रहेगा सेंट्रल लाइन. सेंट्रल लाइन में मेरा और सब किंगडम क्या रहेगा, भांडुप. भांडुप में भी स्पेसिफिकली रहेगा भांडुप वेस्ट. भांडुप वेस्ट में मेरा नेक्स्ट किंगडम रहेगा टैंक रोड साइड में. फिर मैं बोलूंगी एमएस क्लास के मॉर्निंग बैच में आई विल गेट हर. डोंट यू फील मैं यहां से यहां आई सब किंगडम करके करके. समझ में आया. ये क्लासिफिकेशन को हम लोग को पढ़ना है इन डिटेल. पर अगर मैं यहां से ऊपर जाती, वो इजी होता ना मेरे को. अगर मुझे स्टूडेंट यहाँ पे मिलता तो मैं इसको पूछेगी ठीक है तुम कहाँ पे जा रहे हो या फिर कहाँ पर, मैं बोलूंगी इसके हिसाब से द नियरेस्ट स्टेशन फॉर अस इज भांडुप. वाई? बिकॉज द क्लास वॉज एमएस. दिमाग में जा रहा है, कंसेप्ट बैठ रहा है. तो कैन आई से वन स्पीशी कैन बिलोंग टू वन जीनस कैन कंसिस्ट वन ग्रुप ऑफ स्पीशीज. 2 group of family can be considered into genus. सेम हो रहा है ना, so on and so forth. तो ऐसा कुछ ट्राइंगल दिख रहा है क्या? देखो डेटा यहाँ पे 100% था, यहाँ पे आने के बाद 1% होता है. समझ में आया. अगर आपके प्रिंसिपल को आपके से कुछ कंप्लेंट रहे, वो आपको क्या करेगा, वो आपको स्पेसिफिकली बोलेगा. अनाउंसमेंट करते हैं ना हम लोग कि दिस स्टूडेंट फ्रॉम दिस क्लास डिविजन दिस रोल नंबर दिस कम एंड मीट मी. उसने क्या किया, किंगडम मतलब क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे. वहां से वो स्पेसिफाइड था कि मेरे को 11th बैच के मॉर्निंग एमएस ट्यूटोरियल के मॉर्निंग ब्रांच के 11th बैच के साइंस डिपार्टमेंट में इससे बात करना है. समझ में आया. तो कैन आई से डेटा बहुत वास्ट था. जैसे हम लोग स्पीशीज पर हम लोग एकदम स्पेसिफिक हो रहे हैं, तो कैन आई से किंगडम से स्पीशीज जब मैं आ रही हूँ मैं एकदम स्पेसिफिक हो रही हूँ कि मुझे किसके बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है. क्लियर हो रहा है. अभी फर्स्ट रूल क्या था इसका, कैरलेस लीनियस का फर्स्ट रूल क्या था, उसने बोला कि पहले आप कौन सा नेम लिखोगे, सरनेम, एंड फिर नेम लिखोगे. मतलब पहले आप जीनस का नाम लिखोगे फिर स्पीशीज का नाम. सेकेंड रूल जब मैंने यहाँ पे लिखा था, सबने देखा था क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, मैंजिफेरा इंडिका कैसे लिखा था. ठीक है, वो तो फर्स्ट हो गया. ये दिख रहा है एम कैपिटल आई स्मॉल, किसने नोटिस किया. कैन आई से जीनस का नेम हमेशा कैपिटल में होगा, स्पीशीज का नेम हमेशा स्मॉल में होगा. अगर मैं आपको यहाँ पे अभी नेक्स्ट नाम बोलती हूँ कोकस न्यूसिफेरा, तो कोकस का सी क्या रहेगा, कैपिटल.
न्यूसीफरा का एन क्या रहेगा, स्मॉल। कोकस न्यूसीफरा में स्पीशीज क्या रहेगा, न्यूसीफरा। कोकस क्या रहेगा, तो कोकस किसी और को भी बोल सकते हैं हम लोग, दूसरा कोई फैमिली जीनस आएगा वो भी कोकस हो सकता है, पर न्यूसीफरा जब मैं बोलती हूँ दैट मीन्स 100% कोकोनट के बारे में बात कर रही हूँ। दिमाग में गया। फर्स्ट रूल क्या था, जीनस नेम फर्स्ट, सर नेम सेकेंड। सेकेंड रूल क्या था, जीनस का जो नाम रहेगा उसको कैपिटल रखने का, स्पीशीज का जो नाम रहेगा उसको स्मॉल रखने का। थर्ड रूल, इन तीनों को इज्जत देने का, मतलब अंडरलाइन करने का। समझ में आया? तो जब भी आप साइंटिफिक नेम लिखते हो आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। अभी आप देखोगे आपके बुक में जब भी साइंटिफिक नेम लिखते हैं ना वो लोग इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स पता है, थोड़ा स्लैंट राइटिंग होता है ना, हम लोग का फॉन्ट होता है इटैलिक्स वाला। बोलने का मतलब कर्सिव में थोड़ा स्लैंट होता है, कर्सिव स्ट्रेट भी लिखते हैं, स्लैंट वाला होता है ना वैसा। तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ पे ध्यान दो। इटैलिक्स का मतलब क्या, जब हम लोग टाइप कर रहे हैं तब मैं उसको इटैलिक्स में टाइप करूंगी। टाइप तो इटैलिक्स में करूंगी, पर ये तो रूल्स कॉमन रहेगा, खाली टाइपिंग के टाइम पे तुम्हारा अंडरलाइन नहीं रहेगा क्योंकि आप इटैलिक्स में टाइप कर रहे हो। पर जब आप बुक में लिख रहे हो आपको ऐसा सब कुछ नहीं करना है। आपको ऐसे नहीं कि स्लैंटिंग लिखना है, वैसा कुछ नहीं। बुक में आपके नॉर्मल हैंडराइटिंग में खाली अंडरलाइन करना है। रूल समझा? क्या रूल्स था? 3 रूल्स था। फर्स्ट रूल, सरनेम फर्स्ट एंड फिर नेम, वो तो निमोनिक्स के लिए था। आपको बोलना है जीनस नेम फर्स्ट एंड स्पीशीज नेम लेटर। क्लियर? सेकेंड रूल, genus will be always capital, first letter of species always will be small. Third rule, अंडरलाइन करना है, इज्जत देना, उसको अंडरलाइन करना है जब आप लिख रहे हो। जब आप टाइप करो तो आप क्या करोगे, इटैलिक्स में टाइप करोगे। किस में टाइप करोगे, इटैलिक्स मतलब स्लैंट। ये रूल्स किसने दिया, तुम्हारा कैरलेस लीनियस। नामकरण को क्या बोलते हैं, कैरलेस लीनियस, साइंटिस्ट का नाम। नामकरण को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। समझा क्या क्या है कंसेप्ट? ओके। अभी यहाँ पे we'll just write little about it and then we will sum up the lecture for today. Okay. Next definition, nomenclature. N-O-M-E-N-C-L-A-T-U-R-E. Nomenclature. N-O-M-E-N-C-L-A-T-U-R-E. इसका definition, it is the art, A-R-T, it is the art, A-R-T, and science, it is the art and science of naming an object. It is the art and science of naming an object. Next, it was given by Carolus, C-A-R-O-L-U-S. It was given by Carolus, C-A-R-O-L-U-S. Linnaeus, L-I-N-N-A-E-U-S. L-I-N-N-A-E-U-S. Carolus Linnaeus. In his book, it was given by Carolus Linnaeus. In his book, Species, book का नाम है Species, S-P-E-C-I-E-S, Species, Plantarum, P-L-A-N-T-A-R-U-M, Plantarum, P-L-A-N-T-A-R-U-M, full stop. Next line पे, all organisms have a particular, all organisms have a particular scientific name. All organisms have a particular scientific name. Full stop.
Okay. Yeah. Full stop. We'll continue in the next class. Your homework will be जितना हमने किया है ना बुक में तुम्हारा क्लासिफिकेशन, उसको रीड करके आना है. उस पे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े सॉल्व करेंगे. क्लियर?